चलो, good morning. Today we are continuing our lecture on the strength of material. So we will start with the, देखो अब तक हम लोग ने बेसिक चीज पढ़ ली, सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन क्या है ना। अब हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, अब हमें देखो मेन रोल क्या है हमारे स्ट्रक्चर में, हमें क्या करना है ना, वी आर गोइंग टू यूज दिस मटेरियल। कैसे यूज करना है, कंपोजिट मटेरियल की तरह, ठीक है। तो हमें ये देखना है कि मटेरियल में जब दो चीजें एक साथ जुड़ेंगी तो क्या स्ट्रेस आएगा, क्या स्ट्रेन आएगा, ठीक है। तो अब हम लोग कंपोजिट मटेरियल या मतलब हमारे मटेरियल में पूरा का पूरा जो एज अ बीम या कोई चीज हम यूज करें तो वहां पे क्या क्या स्ट्रेस जनरेट होंगे, क्या स्ट्रेन जनरेट होंगे, तो अब इनको हम लोग थोड़ा सा पढ़ने जा रहे हैं ना, विद द डेरिवेशन ऑल्सो। तो आई एम शेयरिंग द नोट्स, एक मिनट। चलो, ये दिख रहा है सबको, थोड़ा सा छोटा दिख रहा होगा, एक मिनट रुक जाओ। Yes, sir, it's visible. मेरी जूम नहीं हो सकती है। चलो, है ना। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डिस्कस किया था एक्सियल फोर्स क्या होता है, लेकिन अब एक्सियल फोर्स किस पे पढ़ने जा रहे हैं, ऑन कंपोजिट मटेरियल, ठीक है। कंपोजिट मटेरियल का मतलब पता है, व्हाट इज कंपोजिट मटेरियल? टू डिफरेंट मटेरियल। वेरी गुड, ठीक है। कोई सा भी टू डिफरेंट मटेरियल, अभी यहाँ पे कॉपर होगा क्या नहीं होगा, अभी यहाँ पे ये डिस्कस नहीं कर रहे, अभी सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, कोई बताएगा कंपोजिट मटेरियल मतलब क्यों कर रहे हैं हम लोग कंपोजिट मटेरियल? देखो सिंपल सी बात है, कभी भी हम जब स्ट्रक्चर बनाएंगे ना तो वहां पे हम एक चीज का कोई चीज नहीं बनाएंगे, ठीक है। मतलब सिर्फ ऐसा नहीं होगा कि कंक्रीट का बन रहा है या सिर्फ स्टील का बन रहा है, ठीक है। तो वहां पे हमें क्या करना पड़ेगा, वी आर गोइंग टू यूज द कंपोजिट, ठीक है। तो अब तक हमने एक्सियल फोर्स देखा था, सिर्फ एक हमारी रेक्टेंगुलर हम लोग वो बनाते थे, उस पर हम देखते थे कि एक्सियल फोर्स कितना आ रहा है। नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी द एक्सियल फोर्स ऑन द कंपोजिट बार्स। क्लियर है क्या पढ़ने जा रहे हैं? Yes, sir. ठीक है। नाउ इफ अ बार इज कंपोज ऑफ द टू डिफरेंट मटेरियल्स, सॉरी एक मिनट, अब इनका थोड़ा सा डेरिवेशन एकदम बेसिक है। देखो जहां रुकना होना वहां बता देना कि सर यहाँ पे थोड़ा सा धीरे धीरे नहीं समझ में आया, तो थोड़ा सा तेज चलना है ना, क्योंकि इसमें ही 30 स्लाइड्स हैं, तो कोशिश करनी है कि आज कंप्लीट कर लेंगे, है ना। उसके बाद फिर जो भी होगा आप लोग क्वेश्चंस भी लगा लोगे, ठीक है। तो थोड़ा सा तेज चलेंगे, ठीक है। अब कंपोजिट, देखो एक मटेरियल की क्या क्या प्रॉपर्टी मैंने बताई थी, यहाँ पे बताओगे व्हाट इज ए एंड व्हाट इज ई। मटेरियल दिख रहा है यहाँ पे, ए क्या है और ई क्या है, फटाफट से। ई तो इंजीनियरिंग स्ट्रेस। काश वो मोहिनी, पढ़ाई नहीं हुई है। अब ई कभी भी इंजीनियरिंग स्ट्रेस और ये बोले ना, क्या करूंगा मैं बता रहा हूँ। काशी बताओ ई क्या है? Sir, A तो एरिया है. ए तो एरिया, वेरी गुड। ई क्या है? E एक सेकेंड. मोहिनी आवाज आई कुछ? इलास्टिक। क्या इलास्टिक? इलास्टिक प्रोपोर्शनल। सब पढ़ाया लिखा है बेकार है, इतनी अच्छे से बताया था। ई इज व्हाट? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। Sir, इंजीनियरिंग नहीं इंजीनियरिंग नहीं है. सॉरी, गलत बोल दिया. आई एम सो सॉरी. तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं है क्या? वही है। ई मैंने क्या बताया है काशवी? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यस सर. या फिर एक और नाम बताया था, यंग मॉडुलस। यंग मॉडुलस, वेरी गुड, ठीक है। तो अभी देखो मटेरियल की प्रॉपर्टी होंगी, सिंपल सी बात है, दो मटेरियल हैं, ठीक है। दो मटेरियल दिख रहे हैं, एक ऊपर एक मटेरियल है, एक नीचे मटेरियल है, ठीक है। दोनों को कनेक्ट किया गया है, ठीक है। अभी कैसे किया गया है, ग्लू लगाया है, फेविकोल लगाया, अभी नहीं सुनना है। सिर्फ दो मटेरियल हैं एक साथ हैं, तो ऊपर की कुछ अलग प्रॉपर्टी होगी, नीचे की कुछ प्रॉपर्टी अलग होगी, ठीक है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A1 एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन फॉर सेकंड मटेरियल इज A2 एंड यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ फर्स्ट मटेरियल इज E1 एंड यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सेकंड मटेरियल इज E2। अब दोनों को अटैच कर दिया गया है, ठीक है। अब दोनों को पुल किया जा रहा है, ठीक है। पुल को ही बोलते हैं टेंशन फोर्स, ठीक है। क्लियर है? अब ये जो मटेरियल होगा, ये दोनों मटेरियल अटैच है, तो अटैच में जो टोटल फोर्स आएगा दैट विल बी इक्वल टू P1 प्लस P2। क्लियर है? यहां तक फर्स्ट इक्वेशन क्लियर है? यस। है ना। ये चीज तो समझ में आती है ना। देखो दोनों मटेरियल एक साथ जुड़े हुए हैं, अब इसको और मैं किसी और चीज को अगर जोड़ दूंगा तो ये दोनों मटेरियल एक साथ जुड़ गए। अब मैं इसमें पुल करूं और इसमें पुल करूं तो दोनों मटेरियल एक साथ हैं, तो वो दोनों कैसे बिहेव करेंगे, मतलब इक्वल ही डिफॉर्म होंगे। क्लियर?
सो दोनों मटेरियल एक साथ जोड़ देंगे तो वो तो एक ही मटेरियल बन जाएंगे, तो एक ही हाँ मटेरियल की तरह बिहेव करेंगे, राइट? हाँ बिल्कुल, एक मटेरियल, बिल्कुल ये सही बात बोल दी हो आप। ठीक है, अब मैं क्या दिखाऊं तुम लोग को, जैसे कि मतलब हाँ चलो, दो मटेरियल को, एक मोबाइल ले लिया, एक मेरा हाथ ले लिया, दोनों को मैंने जोड़ दिया। अब जो भी मैं पुल अगर मोबाइल पे इन दोनों को करूंगा तो दे विल एक्ट एज अ सिंगल मटेरियल। क्लियर यस सर। है ना? तो हमारा P1 प्लस P2 जो फोर्स एक मटेरियल में लग रहा होगा वो दूसरे में जो लग रहा होगा वही हमारा टोटल फोर्स होगा। क्लियर? Yes, sir. अब मेरे को एक चीज बताओगे, अब ये जो पुश के कारण हमारा क्या आएगा, देयर विल बी सम स्ट्रेन इन फर्स्ट मटेरियल एंड सेकंड मटेरियल। यस सर। तो दोनों में जो स्ट्रेन आएगा वो भी बराबर होना चाहिए। यस सर। ठीक है, क्योंकि आपको पता है कोई भी चीज आप पुल करते हो तो उसके कारण जो चेंज आता है दैट इज नोन एज स्ट्रेन। और स्ट्रेन अगर एक मटेरियल में जो होगा वही दूसरे मटेरियल में होगा, तो डेल्टा विल बी इक्वल टू P1 L। अब यहाँ पे L इज अ सेम लेंथ। ठीक है, दोनों की लेंथ इक्वल है, यहाँ पे याद रखना। ठीक है, तो P1 डेल्टा क्या होता है, स्ट्रेन याद है, स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। ओरिजिनल लेंथ। क्लियर? ठीक है, अब चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाय द ओरिजिनल लेंथ। अब इसको मैंने बताया था स्ट्रेन इज इक्वल टू PL अपॉन AE, याद है पिछली क्लास से? नहीं याद है? यस सर। PL अपॉन AE सबको याद है? तो हमने PL अपॉन AE को ही P1 L डिवाइड बाई A1 E1 इक्वल टू P2 L डिवाइड बाई A2 E2। यहां से P1 बाई P2 आके आ गया A1 E1 बाई A2 E2। क्लियर? सेकेंड इक्वेशन क्लियर है? यस सर। अब P2 की वैल्यू अगर आप यहां से निकाल लो, P2 की वैल्यू आप क्या हो जाएगी, P माइनस P1 हो जाएगी। ठीक है, Yes. और यहाँ पे वैल्यू रख दोगे। ठीक है, इक्वेशन 1 में जैसे P1 की वैल्यू निकाल लो यहाँ से। ठीक है, या P2 की निकाल लो, P2 की निकालोगे क्या आ जाएगा, A2 E2 डिवाइड बाई A1 E1 मल्टीप्लाइड बाई P1। समझ में आ रहा है? Yes. सेकेंड इक्वेशन से आप P2 की वैल्यू निकालो। ठीक है, P2 की वैल्यू ये अपोजिट हो जाएगा, तो P2 बाई P1, तो P1 मल्टीप्लाई हो जाएगा। क्लियर है? Yes, sir. सर इसको नोटबुक में करेंगे हम, हो जाएगा। हाँ, नोटबुक में ही करने से वो होगा। एक मिनट रुक जाओ, इसमें सॉल्व भी होगा एक जगह। ये लेकिन समझ में नहीं आया। अब देखो यही है ना, यहाँ पे मैं ऑप्शन ढूंढ रहा था जिसमें लिखने वाला हो ना, तो लिखने वाले से ज्यादा आप लोगों को क्लियर हो जाता। एक बार यहाँ से देखो, नीट में व्हाइट बोर्ड है। व्हाइट बोर्ड है तो, लेकिन उसमें वही चीज है थोड़ी सी। देखो यही चीज की है क्या, सेम है। ठीक है, डेल्टा वन इज इक्वल टू डेल्टा टू, तो P1 L1 बाई A1 E1 इक्वल टू P2 A2। ठीक है, P1 बाई P2 हमने देख लिया। एक मिनट और थोड़ा सा, ठीक है। अब यहां से देखो P1 जो है ना, यहाँ पे P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, A1 E1 डिवाइड बाई A2 E2 मल्टीप्लाइड बाई P2। ठीक है, तो P1 की वैल्यू यहाँ पे रख दी। ठीक है, प्लस P2 इक्वल टू P, आपने P2 कॉमन लिया, A1 E1 A2 E2 प्लस 1 इक्वल टू P। यहां से आप जो करोगे तो A2 E1 2 E2 आपका डायरेक्ट आ जाएगा क्या, A2 E2 बाई A1 E1। ठीक है, इसकी वैल्यू आ गई P2 की। P2 क्या आ गया, P1 P2 की वैल्यू देखो सेम एज इट इज। अगर P2 को यहां तक समझ में आया नहीं आया? यस सर। थोड़ा सर थोड़ा एक आ रहा बार है, नहीं आ फिर रहा? करना पड़ेगा, फिर आएगा अच्छे से। हाँ नहीं नहीं, ये डेरिवेशन है। देखो यहाँ पे मैं बताना क्या चाहता हूँ ना, आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम जो फोर्स लगा रहे हैं ना, वो फोर्स जो अल्टीमेट आएगा दैट विल बी ऑलवेज इक्वल टू, मतलब कहने का मतलब अगर P2 ऊपर है, P2 की वैल्यू निकालनी है आपको। ठीक है, फोर्स इन सेकंड मटेरियल निकालना है, तो आपको क्या करना है ना, ऊपर वाला जो सेकंड मटेरियल है उसकी प्रॉपर्टी A2 इंटू E2 डिवाइड बाई A1 E1 प्लस A2 E2 इंटू P, है ना, टोटल फोर्स जितना लग रहा है उसका मल्टीप्लाइड बाई द सेकंड मटेरियल। इसी तरह अगर P1 करना होगा तो नीचे वाला वैल्यू सेम रहेगा, मल्टीप्लाइड बाई P सेम रहेगा, चेंज किया होगा हमारा A1 E1 चेंज हो जाएगा। ठीक है, मतलब कहने का मतलब है जब P2 की वैल्यू निकालनी है तो A2 E2 और P1 की वैल्यू निकालनी है तो A1 E1। क्लियर? यस सर। नहीं भी हो रहा ना, देखो P1 की वैल्यू देख लो, यही चीज बताइए अभी।
Yes, sir. चलो ये तो इलोंगेशन निकाल के दिखाया, इलोंगेशन जो आएगा दोनों मटेरियल में सेम आ रहा है, ठीक है। ये अभी आपके ज्यादा काम का नहीं है। चलो अभी तक हमने क्या देखा, हमने ये देखा जब आप कंपोजिट मटेरियल लेंगे, ठीक है, सेम क्रॉस सेक्शन लेंथ का लेंगे, तो उसके कारण ये बहुत छोटा छोटा है ना, यहाँ पे ये दिक्कत हो रही है। Is it okay? ठीक है, सबको क्लियर दिख रहा है ना, ऐसा तो नहीं कि कम दिख रहा है, ठीक है। तो कहने का मतलब है जब आप दो मटेरियल लोगे, जब दो मटेरियल को कनेक्ट कर रहे हो, कैसे कनेक्ट किया है अभी हमने उस मटेरियल को, हमने अभी दोनों मटेरियल को एक के ऊपर एक अटैच किया है, ठीक है, जिनका लेंथ सेम है, ठीक है। तो लेंथ सेम के कारण जो फोर्स इन मतलब जो इलोंगेशन इन मतलब एक में जो इलोंगेशन आ रहा है वही दूसरे में भी इलोंगेशन आ रहा है, क्लियर यहां तक, ठीक है। तो अगर हमें पूछा जाए कि एक में फोर्स निकाल दो, तो एक में फोर्स निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, P1 में फोर्स निकालना होगा, तो दैट फॉर्मूला इज A1 E1 डिवाइड बाई A1 E1 प्लस A2 E2 मल्टीप्लाइड बाई द टोटल फोर्स, क्लियर। अगर P2 में निकालना होगा तो E2 मल्टीप्लाइड बाई A2 डिवाइड बाई A1 E1 प्लस A2 E2 मल्टीप्लाइड बाई फोर्स, क्लियर, ठीक है। बस ये दो फॉर्मूले याद रखने हैं, बाकी इसमें कुछ ज्यादा वो नहीं करना, डेरिवेशन पूछेगा नहीं, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बस थोड़ा सा ध्यान रखना है क्योंकि आगे यूज होगा ये फॉर्मूला, ठीक है, क्लियर। अब आ जाते हैं थोड़ा सा, देखो अब सिंपल सी बात है, हमें जो ये चीज पढ़नी है ना आगे फ्यूचर के लिए पढ़नी है, ठीक है, कि हम जो स्ट्रक्चर बनाएंगे तो वहां पे सिंपल सी बात है टेम्परेचर का कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे, ठीक है। तो व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन्वॉल्विंग द टेम्परेचर चेंज, अगर टेम्परेचर में कुछ चेंज आया तो हमारी बार में फर्क क्या पड़ेगा, ठीक है ना। बार को जब हमने कनेक्ट तो कर दिया था लेकिन बार में कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे ना, तो सिंपल सी हमने क्या किया, एक बार ली है, ठीक है, जिसका इनिशियल टेम्परेचर T1 है और फाइनल टेम्परेचर T2 है, क्लियर। अब मैंने एक इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी बताई थी मटेरियल की, कौन सी बताई थी सर? बहुत सारी बताई थी मतलब मटेरियल की रिलेशन टू टेम्परेचर, सर। क्रीप। क्रीप बताई थी, और मैंने अच्छा आरसीसी कुछ बताया था कि आरसीसी में बॉन्ड जो बनता है, व्हाट इज द रीजन ऑफ बॉन्ड, हम क्यों स्टील और कंक्रीट ही यूज करते हैं। नहीं, आरसीसी की तो बात ही नहीं हुई थी हमारी। अच्छा आरसीसी की बात ही नहीं हुई है, फिर भी खुद सोचो कि क्यों स्टील को ही हम आरसीसी में यूज करते हैं, मतलब कंक्रीट के साथ स्टील को यूज ही क्यों करते हैं, व्हाट इज द रीजन। स्टील ठंडा होता है। स्टील ठंडा होता है, पता नहीं सर। कोई और मटेरियल क्यों नहीं यूज कर सकते कंक्रीट के साथ, बोलो, इलास्टिसिटी ज्यादा होती है इसलिए। यस सर, ये भी रीजन है। क्यों सर मतलब मतलब बोलूं, अभी देखा इलास्टिक क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ मॉडल्स देखा नहीं, एल्यूमिनियम का स्टील से भी ज्यादा है। सर पर वो कॉस्टली पड़ता है ना, एल्यूमिनियम ज्यादा उसमें स्टील से कोई कॉस्ट बात नहीं, इफेक्टिवनेस। कॉस्टली पड़ता है लेकिन कुछ प्रॉपर्टी और भी तो होनी चाहिए। अल्फा क्या होता है ये बताओ, अल्फा यहाँ पे दिख रहा है, अल्फा क्या है। सर कांस्टेंट है, Coefficient. कोफिशिएंट ऑफ थर्मल, अच्छा थर्मल एक्सपेंशन। बहुत सही, बहुत सही, इसका मतलब बताएगा कोई, व्हाट डू यू मीन बाय कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। No, sir. मैं ही बताऊं, चलो मैं अब बता दे रहा हूं। अब देखो मैं अभी तक 4th ईयर तक को यही चीज बताता हूं और बार बार भूल जाते हैं, लेकिन आप लोग से उम्मीद है आज बताऊंगा, अब कभी जिंदगी में नहीं भूलोगे, और ये क्वेश्चन गारंटी मैं हर बार पूछता हूं, आरसीसी पढ़ाऊंगा तब भी याद रखना। कंक्रीट के साथ स्टील इसलिए डाला जाता है बिकॉज द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ऑफ द कंक्रीट एंड द स्टील आर ऑलमोस्ट इक्वल, ठीक है, ऑलमोस्ट इक्वल इसलिए लगाया, कुछ वैल्यू डिफर भी करती है लेकिन ऑलमोस्ट दोनों की वैल्यू सेम होती है। अब आप इमेजिन करो, आपकी जो बिल्डिंग बनी है ना, आपका जो बीम बना हुआ है दैट इज फ्रॉम आरसीसी, लेकिन ऐसा हो जब गर्मी बहुत पड़ती है, ठीक है, दिल्ली में टेम्परेचर कितना जाता है, गर्मी बहुत पड़ती है, ठंडी भी बहुत पड़ती है ना,
तो क्या होगा, कभी ऐसा हो जाए कि कंक्रीट में से स्टील बाहर आ जाए, कभी ऐसा हुआ है? नो सर, बहुत सीवियर केसेस में होता है, ऐसा भूकंप सीरियस भूकंप आ गया तो। हाँ देखो, अब ये डिपेंड कैसे करेगा ना, अब दो मटेरियल है, खुद आप सोच के देखना, क्या बोलते हैं, दो मटेरियल क्या होते हैं, कई उनकी जो मतलब हर मटेरियल में कुछ ना कुछ एक्सपेंशन होता है, कुछ ना कुछ कॉन्ट्रेक्शन होता है, ठीक है। तो वो दैट विल डिपेंड ऑन द टेम्परेचर। टेम्परेचर में क्या हुआ, बहुत ज्यादा किसी को एडवर्स कंडीशन आ गई, टेम्परेचर बहुत ज्यादा हुआ, बहुत कम हुआ, तो दोनों कंडीशन में ये मटेरियल के लिए नुकसानदायक है, ठीक है। तो ऐसे केस में कंपोजिट मटेरियल यूज करना बहुत डिफिकल्ट हो जाता है, ठीक है। तो अब कंपोजिट मटेरियल कौन सा बनाया जाए जो कि जिनका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन हमेशा बराबर रहे, ठीक है। तो तब जाके हम ये डिसाइड करते हैं कि स्टील और कंक्रीट का जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है उस मतलब दोनों का इक्वल है, इस वजह से हम ये मटेरियल यूज करते हैं। क्लियर हुआ? कभी भी मैं पूछूं कि बॉन्डिंग मतलब स्टील को कंक्रीट के साथ यूज करने का रीजन क्या है, तो यू शुड जस्ट आंसर अल्फा, दैट इज कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, दोनों को ऑलमोस्ट सेम होता है, इसलिए हम इन दोनों का यूज करते हैं। क्लियर? यस सर। ठीक है। अब ये हर मटेरियल का अलग अलग होता है, ठीक है। तो जैसे हम मटेरियल लिया हमने, तो जैसे ही अब इनिशियल टेम्परेचर आया, तो अब मटेरियल की तीन प्रॉपर्टीज आ गई, दैट इज एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, यंग मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी और कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। जितना कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज्यादा होगा, ठीक है, बॉडी में उतना एक्सपेंशन ज्यादा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्यों आया, व्हाट इज द रीजन ऑफ, मतलब यहाँ पे लाने का पर्पस क्या था? अब हम बोल तो रहे हैं दो मटेरियल को हमने जोड़ दिया, अब एक मटेरियल का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बहुत ज्यादा है, ठीक है, तो ज्यादा है तो वो बहुत ज्यादा एक्सपेंड कर जाएगा, और अगर किसी का कम है तो वो कम एक्सपेंड करेगा। अब कहने का मतलब है दो मटेरियल, एक तो बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो गया और एक कम एक्सपेंड है, लेकिन कहने का मतलब क्या है, हम तो मान के चल रहे थे दोनों का एलोंगेशन सेम है, तो उस केस में दोनों का एलोंगेशन सेम हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, ये बताओ। सर एक बार रिपीट प्लीज। अब दो मटेरियल हैं, दोनों का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन अलग अलग, एक मटेरियल बहुत ज्यादा एक्सपेंड हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, और एक मटेरियल अपनी प्लेस से या तो कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा या थोड़ा बहुत ही एक्सपेंड हो पाएगा। तो ऐसे केस में कहने का मतलब है हमें हम मतलब क्या मतलब हम लोग का स्ट्रक्चर सही रह पाएगा? नो सर, नहीं रह उसकी पाएगा, शक्ल बदल जाएगी स्ट्रक्चर की। बिल्कुल। तो हमें इसलिए पता होना चाहिए व्हाट शुड बी द रिलेशनशिप इन बिटवीन, मतलब टेम्परेचर के बीच में रिलेशन क्या होता है। क्लियर? यस सर। ठीक है। तो इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं कि टेम्परेचर चेंज के कारण क्या क्या चेंज हो सकते हैं हमारे मटेरियल में, ठीक है। तो इनिशियल टेम्परेचर हमने T1 दिया, उसके बाद हमने फाइनल टेम्परेचर इज T2। अब चेंज इन टेम्परेचर इज डेल्टा टी, T2 माइनस T1, ठीक है। अब सोच के देखो, इफ द डेल्टा टी इज नेगेटिव, ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगा लेना, अब कई लोग को डाउट होता है कि टेम्परेचर बढ़ा मतलब क्या हुआ, टेम्परेचर बढ़ने का मतलब है गर्मी, ठीक है, और टेम्परेचर कम होने का मतलब है ठंडा, ठीक है। अभी का टेम्परेचर कम चल रहे हैं सबके, ठीक, और धीरे धीरे गर्मी आएगी तो टेम्परेचर बढ़ जाएगा। तो डेल्टा टी इज नेगेटिव का मतलब क्या है, मतलब जब ऑब्जेक्ट कूल हो रहा है, ठीक है, व्हेन ऑब्जेक्ट कूल्स। और डेल्टा टी पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है, ऑब्जेक्ट हीट्स अप, ठीक है। क्लियर? तो चेंज इन लेंथ जो आता है दैट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एल अल्फा डेल्टा टी, मतलब चेंज इन टेम्परेचर मल्टीप्लाइड बाय कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन इनटू इनिशियल लेंथ, दिस इज द चेंज इन लेंथ। क्लियर? यस सर। ठीक है। इफ डेल्टा टी इज नेगेटिव, अगर डेल्टा टी नेगेटिव है तो कहने का मतलब है डेल्टा एल भी क्या होगा, दैट इज माइनस एल अल्फा डेल्टा टी, ठीक है। तो इस केस में कि जब डेल्टा टी नेगेटिव होगा ना, तो हमारी लेंथ जो होगी डिक्रीज हो जाएगी। ये चीज समझ में आ रही है, रिलेट कर पा रहे हो? यस सर, श्रिंक करेगा ना मटेरियल अगर वो ठंडा बिल्कुल। होगा। देखो, जब डेल्टा टी नेगेटिव है, नेगेटिव का मतलब क्या है कि हमारा जो इनिशियल टेम्परेचर है वो ज्यादा है, ठीक है। इनिशियल टेम्परेचर जब ज्यादा होगा तो हमारा क्या हो जाएगा, गर्मी में क्या होता है, कुछ भी चीज एक्सपैंड करती है। हाँ, एक्सपेंड करती है, तो चेंज इन लेंथ जो हो जाएगा, वो चेंज इन लेंथ क्या हो गया हमारा, एक मिनट, इसमें कुछ गड़बड़ है क्या? सर डेल्टा टी नेगेटिव होगा तो मतलब टेम्परेचर कम नहीं है। अच्छा, वो डिफरेंस नेगेटिव है, सॉरी सॉरी सॉरी, सही है सही है सॉरी। कहने का मतलब कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड ना, हाँ, गर्मी आएगी तो एक्सपेंड करेगा, है ना, मतलब टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है तो लेंथ क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्लियर? यहां तो क्लियर है ना? और टेम्परेचर डिक्रीज होगा, कम होगा, तो लेंथ क्या होगी, डिक्रीज होगी, मतलब ठंडी में कॉन्ट्रेक्शन होगा और गर्मी में हमारा क्या होगा, एक्सपेंशन। क्लियर? कोई नहीं क्लियर हो रहा है? यस सर।
है ना। मतलब देखो ये चीज अभी से सीख लो, नहीं तो फिर बाद में बहुत सारी चीजें होंगी, ठीक है, मतलब दिक्कतें होंगी, ठीक है। क्योंकि देखो अब रिएक्शन देखना, मान लो ये फिक्स्ड है, ठीक है, ये याद रख लो, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज लेंथ आल्सो इंक्रीजेज, व्हेन टेम्परेचर डिक्रीजेज लेंथ आल्सो डिक्रीजेज, ठीक है। अब मैं आपसे पूछूं कि देखो ये बीम है, ठीक है, ये बीम है, दोनों तरफ से फिक्स्ड है। अब फिक्स्ड है, ठीक है, इस बीम को क्या करना था, मतलब मैंने इसमें हीट दी, जैसे ही हीट देंगे तो क्या होगा, ये क्या करने की कोशिश करेगा, हीट को इंक्रीज कर रहे हैं तो क्या करेगा, ये टेम्परेचर बढ़ाएगा। वेरी गुड, टेम्परेचर बढ़ाएगा, तो टेम्परेचर तो बढ़ा ही रहे हैं, तो क्या होगा, लेंथ लेंथ इंक्रीज होगी। इंक्रीज हो लेंथ इंक्रीज होगी। लेकिन अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, तो यहां पे पुश हो आएगा या पुल आएगा, देखें कौन बताता है, टेंशन आएगा या कंप्रेशन आएगा फिक्स सपोर्ट पे, टेंशन आएगा ना। काशवी टेंशन आएगा कंप्रेशन आएगा, शायद पुश और पुल में से तो पुश आना चाहिए, मतलब क्योंकि इंटरनल वो जो है इंटरनल मॉलिक्यूल ही आपस में अंदर से मतलब बाहर को फोर्स लगा रहे हैं। अब मैंने क्या बोला था, ये फिक्स्ड है, ठीक है, फिक्स्ड का मतलब क्या हुआ, से क्या फिक्स्ड है, एक बार रिपीट करना। ये जो दिख रहा है आपको, ये मैं जहां एरो दिखा रहा हूं वहां दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यस सर, तो मतलब वो दोनों साइड से फिक्स्ड है। बिल्कुल दोनों साइड से फिक्स है। अब मैंने इसका टेम्परेचर बढ़ाया, ठीक है, अब टेम्परेचर बढ़ाया तो इसमें क्या होगा, लेंथ भी इंक्रीज होगी। लेंथ लेंथ इंक्रीज होगी, इंक्रीज होना चाहती है लेकिन वो हो नहीं पाएगी क्योंकि वो फिक्स्ड है दोनों तरफ से, वेरी गुड। तो इसकी वजह से ब्रेथ वाइज वो इंक्रीज होगा। मैंने पूछा यहाँ पे टेंशन आएगा कंप्रेशन आएगा, टेंशन नहीं कंप्रेशन। अब एक सेकंड, टेंशन ही होगा, क्योंकि लेंथ भी इंक्रीज हो रहा सर जो मेरे दिमाग में आ रहा है इट्स लाइक क्योंकि वो लेंथ इंक्रीज होना चाह रही है बट वो हो नहीं पा रही है इंक्रीज, तो ऑफ कोर्स वो जो जितना इंक्रीज आएगा वो एज अ कंप्रेशन ही शो होगा। मोहिनी, है। सर टेंशन ही होगा क्योंकि उसके अंदर हम हीट दे रहे हैं ज्यादा, तो वो उसकी लेंथ में भी इंक्रीज हो रहा है। देखो दिस इज द क्वेश्चन ऑफ एग्जाम, ठीक है, आईएएस का क्वेश्चन है ये, बहुत ध्यान से सुनो अब जो मैं बता रहा हूँ। दोनों तरफ से फिक्स है, ठीक है, दोनों तरफ से फिक्स होने के कारण क्या है, आना तो चाहिए था बिल्कुल सही टेंशन, लेकिन अगर फिक्स है वो, तो वो उसको एक्सपेंड नहीं करने दे रहा, ठीक है। तो एक्सपेंड नहीं करने देने का मतलब क्या है कि वो एक फोर्स वहां पे लगा रहा है ना, तभी तो वो एक्सपेंड नहीं कर पा रहा। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, यस सर, यही आया था मेरे दिमाग में। मोहिनी आ रहा है समझ में, यस सर। है तो ना। फिर वो देखो फोर्स एक्सटर्नल सुनो, होगा। हाँ सुनो मेरी बात, जब टेम्परेचर बढ़ाया तो इसकी लेंथ ऐसे इंक्रीज होना चाहिए, डॉट 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 दिख रहा है, ये लेंथ इंक्रीज हो जानी चाहिए थी। और एक और चीज, चलो अब सवाल ये है कि कितनी लेंथ इंक्रीज होती, दैट विल बी इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा टी, यही अभी बताया, टेम्परेचर के कारण जो भी हमारा क्या बोलते हैं चेंज इन लेंथ आएगा, दैट विल बी एल अल्फा डेल्टा टी, ठीक है, ये क्लियर है। अब जितना ये फोर्स लगा रहा है ना, उतना ही फोर्स अगर वो फिक्स है तो उसको लगाना पड़ेगा ताकि वो वहां से मूवमेंट ना कर पाए, ठीक है। तो अब मैं अगर पूछूंगा कि इस पॉइंट पे होना तो चाहिए था टेंशन, लेकिन अगर वो फिक्स है तो उसके कारण क्या हो रहा है, अगर वो फिक्स नहीं होता तो वो हमारा जो जो भी बीम है या मटेरियल है वो एक्सपेंड कर जाता, लेकिन फिक्स होने के कारण वो एक्सपेंड नहीं कर पा रहा। इसका मतलब ये है कि वहां पे टेंशन का जस्ट अपोजिट उतना ही फोर्स कंप्रेसिव लग रहा है। क्लियर? यस सर। मैं फिर से रिवाइज करवाऊंगा, फिर से बताऊंगा, अगर नहीं समझ में आया तो अभी यहाँ पे पूछो क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो मतलब कंप्रेशन लग रहा है, टेंशन नहीं लग रहा, राइट सर? हाँ, जब यस भी हमारा मोहिनी क्लियर हुआ नहीं हुआ, मैं फिर से बताऊं, यस सर। है ना। देखो कहने का मतलब है जब भी कोई चीज फिक्स है, ठीक है, तो फिक्स है तो आपके अकॉर्डिंग जब टेम्परेचर इंक्रीज किया गया तो वो एक्सपेंड होना चाहिए, लेकिन वो एक्सपेंड ना होके अगर वो अपनी पोजीशन पे है तो सिंपल सी बात है, वो उस पर कोई ना कोई दूसरा फोर्स एक्ट कर रहा होगा और उतना ही फोर्स एक्ट कर रहा होगा जितना कि वो एक्सपेंड कर पा रहा होगा, मतलब जितना कर पाना था उसको एक्सपेंड, उसके रिवर्स में उतना ही फोर्स लग रहा होगा, तब जाके वो अपनी पोजीशन पे है, ठीक है। फिक्स का मतलब है कि वो फिक्स है अपनी पोजीशन पे, तो इसलिए वहां पे एल अल्फा डेल्टा टी का क्या लगेगा, कंप्रेसिव फोर्स लगेगा। क्लियर? यस सर। अब इसको जो मैंने बताया अभी, कंप्रेसिव फोर्स ना बोल के इसको क्या बोला जाता है, दैट विल बी नोन एज रिएक्शन, ठीक है। यस सर, और पुश और पुल में से क्या बोलेंगे, इसमें क्या लगेगा? अब बताओ, पुश पुश क्या बताता है, पुश इज टेंशन, सॉरी पुल इज टेंशन, पुश इज कंप्रेशन।
कंप्रेशन। तो ये तो चीज पहले बता रखी है मैंने, है ना। तो हमारे पास जब भी अगर फिक्स सपोर्ट होगा, ठीक है, तो फिक्स सपोर्ट का मतलब है कि वो अपनी पोजीशन पे है। तो अब जब फिक्स सपोर्ट की बात आएगी तो वहां पे आप इसको, ये कौन सा फोर्स है वैसे तो, टाइप्स ऑफ फोर्स में बता दो कौन सा फोर्स लग रहा है अभी, आर जो दिख रहा है वो दैट इज विच टाइप ऑफ फोर्स? सर नॉर्मल, सॉरी फोर्स, सॉरी मोहिनी, कौन सा फोर्स है? नॉर्मल फोर्स ही है ये। बहुत सही। पी कोई और फोर्स का नाम बताओगे? नॉर्मल फोर्स को कुछ और बोलेंगे? क्या पढ़ रहे हो आपको पता है? पहला टॉपिक बताया था, मतलब शुरुआत की थी मैंने किसी चीज से। कंपोजिट। कंपोजिट से भी पहले आओ, ऊपर ले जाओ स्लाइड में। यस देख सर। कितना याद रहता है, अभी 10-15 मिनट पहले की बात है। देखो स्टार्टिंग कहां से हुई थी, दिख रहा है कुछ? एक्सियल फोर्स। हाँ, अब अच्छा, समझ में आया। यस। किसी भी एक्सिस पे, ओके सर। एक्सिस के अकॉर्डिंग जो लग रहा है दैट इज एक्सियल फोर्स। अब मुझे कोई कौन बताएगा व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस एक्सिस फोर्स? एक्सियल फोर्स की वैल्यू क्या होगी? जल्दी। सर एक्सियल फोर्स की वैल्यू हम्म, सर एल अल्फा डेल्टा टी। सर चलो। उसके बराबर ही नहीं होगी? चलो ठीक है, एल अल्फा डेल्टा टी मैंने बता दिया था, ये तो ये होगी। लेकिन अब एक और चीज थोड़ा सा दिमाग लगाओ, इसके कारण कुछ इलोंगेशन भी आएगा इसमें, ठीक है। वो इलोंगेशन कितने के बराबर होगा यहाँ पे दिया हुआ है। इलोंगेशन विल बी, अभी बताया था, डेल्टा विल बी इक्वल टू पी एल अपॉन ए, है ना। जितना फोर्स लगता है उसका दैट इज पी एल अपॉन ए, यही बताया था ना। इलोंगेशन इतना ही होता है, सॉरी यस इलोंगेशन बार बार बोल रहा हूँ, दैट इज स्ट्रेन। स्ट्रेन कितना आएगा इसमें? दैट इज पी एल अपॉन ए। तो पी की जगह आर हम लोग मान रहे हैं, तो आर एल अपॉन ए। क्लियर? यस सर। और ये आर एल अपॉन ए मैंने बताया बराबर कितना होगा? जितना टेम्परेचर चेंज के कारण जितना हमारी बॉडी में मतलब इलोंगेशन आ रहा होगा। तो इलोंगेशन हमारा कितना आ रहा था? दैट इज, सॉरी इलोंगेशन में क्यों बोल रहा हूँ, हमारे पास स्ट्रेन है ना। दिस यस सॉरी, सर। डेल्टा हमारा वही था ना, डेल्टा इज पी एल अपॉन ए। हाँ ठीक है, ठीक है। तो हमारा जितना भी हमारी बॉडी में जितना स्ट्रेन आ रहा है वही बराबर है किसका? एल अल्फा डेल्टा टी। तो यहाँ पे देख लो एल एल कॉमन हो गया, तो हमारा आर अपॉन ए इज इक्वल टू अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, देखो ये छोटे छोटे रिलेशन है जो थोड़े से याद रखने हैं, ठीक है। कहने का मतलब है आर इज इक्वल टू ए अपॉन एल मल्टीप्लाइड बाई एल अल्फा डेल्टा टी। ठीक है, तो ये जनरल फॉर्मूला आ जाएगा जो कि हमें बता रहा है क्या? आर इज इक्वल टू ए अपॉन एल। ठीक है, आर हमारा डायरेक्ट किसके रिएक्शन जितना हमारा आ रहा था, दैट इज ए अपॉन एल। ठीक है, तो ये बताता है इतना ही रिएक्शन हमारा क्या रोक रहा है? एक्सपेंशन को रोक रहा है। ठीक है, और वही कॉन्ट्रेक्शन को भी रोक रहा है। ठीक है, अब इसी चीज में मैं अलग चीज पूछता कि अगर कोई बताएगा कॉन्ट्रेक्शन कब होगा? ये तो एक्सपेंशन का केस था, इसका जस्ट रिवर्स कब होगा? ठीक, इसका रिवर्स कब होगा? सर जब लेंथ हमारी डिक्रीज करेगी। कैसे करेगी डिक्रीज? टेम्परेचर को कम करेंगे। वेरी गुड, यही सुनना चाहता था। जब टेम्परेचर को आप कम करोगे तो कॉन्ट्रेक्शन आएगा। तो कॉन्ट्रेक्शन आएगा तो खुद सोचो, एक सपोर्ट फिक्स है और ये अंदर की तरफ खींच रहा है, तो यहाँ पे सपोर्ट पे कौन सा रिएक्शन डेवलप होगा? सपोर्ट पे कौन सा रिएक्शन डेवलप होगा? अब इतना तो कर सकते हो ना। सर रिपल्सिव। अभी कंप्रेसिव टेंशन की बात हो रही है ना, रिपल्सिव कहां से आ गया? अच्छा सॉरी। हम्म सर तो इतनी कंप्रेसिव। धीरे आवाज क्यों निकल रही है? क्लियर नहीं हो रहा? सिंपल सी बात है, जब यहाँ पे हमारा क्या बोलते हैं, कंप्रेशन हो रहा है, तो वहां पे सपोर्ट पे हमारा टेंशन होगा। जब अपोजिट काम हो रहा है तो समझ नहीं आ रहा क्या मतलब? देखो बीम, जब कोई चीज मतलब क्या कर रही है, कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, लेकिन क्या फिक्स बीम उसे मतलब फिक्स सपोर्ट उसे कॉन्ट्रैक्ट होने देगा? नहीं होने देगा। तो वो उसे कौन सा फोर्स लगाएगा? बाहर की तरफ फोर्स लगाएगा। तो बाहर की तरफ हमारा कौन सा फोर्स लगता है? दैट इज टेंसाइल। क्लियर? सर यस सर। चलो, तो याद रखना रिएक्शन विल बी ए अपॉन एल। इतना ही आता है, एक्सपेंशन को प्रिवेंट करेगा या कॉन्ट्रैक्शन को प्रिवेंट करेगा। ठीक है, अब चलो, अब आती है बारी आपको न्यूमेरिकल करने की। ठीक है, अब आपको रिएक्शंस निकालने हैं, फटाफट से रिएक्शन निकालो। दिख रहा है सबको? मैं आप क्वेश्चन नहीं दिखा रहा।
आंसर नहीं दिखा रहा, फटाफट से इसके रिएक्शन निकाल के दिखाओ। फाइंड द रिएक्शन एट द सपोर्ट्स। क्वेश्चन दिख रहा है नहीं दिख रहा? ए बी है, एरिया इज 10 मीटर स्क्वायर, ई इज 2 इंटू 10 टू पावर 5 मेगा पास्कल। याद रखना ये चीज हमेशा याद कर लेना, ई इज 2 इंटू 10 टू पावर 5 मेगा पास्कल। और इसी को मैं दूसरी यूनिट में बोलता था, क्या बोलता था? ई इज 2 इंटू 10 टू पावर 5 कौन बताएगा? मेगा पास्कल की जगह मैं क्या लगाऊं? देखें कौन बताता है। मोहिनी पिछली बार आपने बताया था, इस बार देखें। किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। वेरी गुड। काशवी? 2 की पावर 6, 2 इंटू 10 की पावर 6। मैंने क्या बोला? मैंने, मेरा क्वेश्चन सुना करो। ई इज 2 इंटू 10 टू पावर 5 मेगा पास्कल यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर मैंने इसको कहा मुझे न 10 टू पावर 5 करना, मुझे 10 टू पावर 6 7 कुछ नहीं करना, मैं यही लिखना चाहता हूँ 2 इंटू 10 टू पावर 5। अब यूनिट को चेंज करो, मेगा पास्कल की जगह क्या आएगा? किलो न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। काशवी सही है? यस सर। सही है, वेरी गुड यार। दोनों का दोनों ना, पढ़ाई करो पढ़ाई, दोनों न्यूटन पर एमएम स्क्वायर होगा। अब यही कन्वर्जन में तुम लोग गलती कर दोगे, मैं बता दे रहा हूँ। चलो अभी रिएक्शन निकालो सपोर्ट पे। आर आर रिएक्शन निकालो, कितना आएगा? सॉल्व हो रहा है नहीं हो रहा? करवाऊं मैं? सर ये 10 मीटर स्क्वायर है। हाँ, एरिया इज 10 मीटर स्क्वायर, लेंथ इज 10 मीटर एंड ई इज 2 इंटू 10 पावर 5 मेगा पास्कल, डेल्टा टी इज 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज। क्या करोगे? चलो कौन कौन सॉल्व कर रहा है? काशवी सॉल्व कर रही हो क्या? सर 2 इंटू 10 टू पावर 5 ही आएगा रिएक्शन। पक्का? यस सर। 2 इंटू कैसे 10 टू सॉल्व द कर दिया भैया इतना? 7। क्या सर वो फॉर्मूला ये होता है ना, आपका R इज इक्वल्स टू AE अपॉन L इंटू डेल्टा टी। एल अल्फा डेल्टा टी, चलो सही है, अल्फा कोई नहीं। डेल्टा टी, सॉरी हाँ अल्फा। ठीक है। पहले तो मुझे बता दो फटाफट से, वो पूछ रहा हूं मैं, मोहिनी, रिएक्शन इज व्हाट? कौन सा रिएक्शन आएगा? टेंसाइल, कंप्रेसिव? सर इसमें टेंसाइल, लेकिन कंप्रेसिव है ना, अंदर की तरफ लग रहा है। सर फिक्स्ड है तो कंप्रेसिव ही आएगा रिएक्शन। चलो अल्फा की वैल्यू मैंने दी अल्फा थी। की वैल्यू नहीं देखी थी, अल्फा की वैल्यू चाहिए थी। कोई बात नहीं, एक्सपेंशन, बस मुझे ये डालना था कंप्रेसिव आएगा क्या आएगा। ठीक है, क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे, डायरेक्ट फॉर्मूले पे रखना है, फॉर्मूले बेस हैं, बच्चों वाले क्वेश्चन नहीं करवाना है ना। ठीक है, अब इसी का जस्ट अपोजिट। ठीक है, एक मिनट। चलो अब आ जाते हैं पॉइजन्स रेशियो। पॉइजन्स रेशियो क्या होता है? फटाफट बता रखा हूं मैं। व्हाट इज पॉइजन्स रेशियो? स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, वो वाला। यस हाँ, वही वाला तो होता है। पॉइजन्स रेशियो, इलास्टिक मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी नहीं। पिछली बार पॉइजन्स रेशियो बताया था मैंने, एक छोटी सी पीपीटी में मैंने पॉइजन्स रेशियो और सब चीज बता दी थी। अब तुम लोग कुछ नहीं पढ़ रहे हो। चलो ये वाला फॉर्मूला तो क्लियर था ना, पी वाला डेल्टा वाला। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, आ जाते हैं सीधा। ये टेम्परेचर चेंज का हो गया, ये सब नोट्स है, नोट्स एक बार देख लेना। केस 1 कैसा आएगा? रिमूव 1 सपोर्ट एंड अलाउ द बार, ये एक्सटेंड करना है पूरा, एक बार थोड़ा सा देख लेना, चीज हो जाएगी। चलिए पॉइजन रेशियो क्या हुआ? लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन, लेटरल स्ट्रेन टू लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेन। वेरी गुड। क्या होता है लेटरल स्ट्रेन? बताओगी जरा मोहिनी? व्हाट इज लेटरल स्ट्रेन, व्हाट इज लॉन्गिट्यूडिनल?
चलो कोई बात नहीं, पॉइजन रेशियो नहीं पढ़ा था, अब जल्दी फटाफट से करेंगे, बहुत ज्यादा टाइम हो गया आज आप लोग का, है ना। तो पॉइजन रेशियो मैं डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। मान लो ये एक क्यूब है, ठीक है। इस क्यूब पे दिस इज योर एक्स एक्सिस, दिस इज योर वाई एक्सिस, या यहाँ पे मान लो ये एक्स प्लेन है, ये वाई प्लेन है, ये जेड प्लेन है, ठीक है। देखो पॉइजन रेशियो कब रोल में आता है, जब आप व्हेन यू आर डिस्कसिंग ऑफ, अगर आपने एक्स एक्सिस पे कोई स्ट्रेस लगाया, ठीक है, सिग्मा एक्स कोई स्ट्रेस आ रहा है, ठीक है, तो इस स्ट्रेस के कारण वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में कुछ चेंज आएगा, हाँ या ना? यस सर। पक्का? वही नहीं आएगा कुछ चेंज, और आएगा तो क्या आएगा? सर हमने स्ट्रेस लगाया, सर रिपीट करना एक बार फिर से। हमने एक्स एक्सिस पे स्ट्रेस लगाया, देयर इज एनी चेंज इन वाई एक्सिस और जेड एक्सिस? यस सर। क्या? सर या तो वो कोई एंगल पे बेंड करेंगे या फिर एक्सपेंशन होगा उधर सर, क्योंकि हाँ। एक्स पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो वो कुछ रिजल्टिंग इफेक्ट तो देगी किसी भी तो वाई पे अपोजिट लगेगा ना, फिर वाई अपोजिट हो जाएगा उसके। अगर एक्स पे अगर हम स्ट्रेन लगा रहे हैं तो वाई उसके अपोजिट हो जाएगा। अच्छा चलो, ये बार दिख रहा है साइड में, कुछ कुछ चीज ठीक है। ये बार दिख रहा है साइड में, पी फोर्स जिस पे लग रहा है, यस सर। ये लग रहा है किस एक्सिस पे? एक्स एक्सिस पे लग रहा है। एक्स एक्सिस पे लगने के कारण हमारा जो मटेरियल है वो तो इलोंगेट कर रहा है, ठीक है। साथ साथ जो दूसरी डायरेक्शन है उसमें क्या हो रहा है? कंप्रेशन हो रहा है। कंप्रेशन बोलो या क्या बोलेंगे उसको, मतलब हमारा मटेरियल क्या हो रहा है? थिन होता जा रहा है। लेंथ वाइज तो इंक्रीज हो रहा है, विड्थ वाइज वो डिक्रीज हो रहा है। क्लियर? यस सर। अब जब भी आपको ड्यू टू एक्स एक्सिस पे आपने फोर्स लगाया और आपको वाई एक्सिस का अगर वो निकालना है कि कितना डिफॉर्मेशन हुआ, देन द पॉइजन रेशियो विल गिव यू द एग्जैक्ट रिजल्ट। क्लियर? यस सर। कहने का मतलब क्या है कि अगर आपने जो यहाँ पे एक्सियल स्ट्रेस लगाया, ठीक है, आपने ये नॉर्मल स्ट्रेस लगाया, इस नॉर्मल स्ट्रेस के कारण या एक्सियल स्ट्रेस के कारण हमारी वाई एक्सिस में हमारा क्या हो रहा है? हमारा कॉन्ट्रेक्शन हो रहा है, ठीक है। कॉन्ट्रेक्शन बोलो या विड्थ में डिक्रीमेंट बोलो, ठीक है। तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि वाई एक्सिस में हमारा कितना डिक्रीमेंट हुआ है, जेड एक्सिस में कितना हुआ। तो इसके लिए हमें एक कांस्टेंट की जरूरत है या रेशियो की जरूरत पड़ती है, जो उस रेशियो के टर्म्स में बताता है कि हमारा चेंजेस कितने हुए, ठीक है। क्लियर है? पॉइजन रेशियो कहां से आया? अभी पॉइजन रेशियो का मैं मतलब बता रहा हूं, अभी डिफाइन नहीं किया मैंने पॉइजन रेशियो क्या है। थोड़ा सा समझ में आया नहीं आया ये बताओ? यस सर। ठीक है। तो पॉइजन रेशियो की मदद से अगर हम एक्स एक्सिस में स्ट्रेस से पॉइजन रेशियो को मल्टीप्लाई कर देंगे ना, तो वो हमें बता देगा कि कितना स्ट्रेन आया उसके कारण। क्लियर? मतलब कहने का मतलब है, हमें अगर स्ट्रेन निकालना होगा तो हमें स्ट्रेन निकालने के लिए क्या चाहिए होगा? हमें ये चाहिए होगा कि कितना चेंजेस आए, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू वाई एक्सिस और जेड एक्सिस। देखो जब हम अपने स्ट्रक्चर की स्टडी कर रहे होते हैं तो हम वहां पे वाई एक्सिस और जेड एक्सिस पे ये नहीं देखते कि कितने कितने फोर्स लग रहे हैं, ठीक है। क्लियर है? तो जब एक्स एक्सिस पे कोई फोर्स लग रहा होगा तो उसके कारण हमें ये भी देखना पड़ेगा वाई एक्सिस और जेड एक्सिस में क्या चेंजेस आ रहे हैं। क्लियर? यस सर। नाउ स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज यंग मॉडुलस, ठीक है। स्ट्रेन क्या हो जाएगा? दैट इज स्ट्रेन इज सिग्मा बाई ई। ये सबको पता है, स्ट्रेन का फॉर्मूला होता है सिग्मा बाई ई। अब इस सिग्मा बाई ई को अगर आप म्यू से मल्टीप्लाई करते तो आपको ये दूसरी एक्सिस पे कितना डिक्रीमेंट हो रहा है ना, ये बता देगा। ये समझ में आया नहीं आया? Yes, sir. So U is देखो a poison. अभी हाँ, म्यू इज द पॉइजन रेशियो। अब मैं बता रहा हूं कि स्ट्रेन को अगर आप म्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे ना, तो ये एक्स एक्सिस पे लगा हुआ फोर्स के कारण जो वाई और जेड एक्सिस पे आया उसका हमें ये बता देगा कि कितना डिफरेंट, मतलब कितना स्ट्रेन आया ड्यू टू एक्स एक्सिस, स्ट्रेस ऑन एक्स एक्सिस। क्लियर? Yes, sir. देखो जबरदस्ती नहीं करना, अगर ना आए तो एक बार बोल देना, ठीक है। तो अभी मैं और थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा। अभी देखो यहाँ पे फॉर्मूला के थ्रू देखो, स्ट्रेन इन एक्स एक्सिस, स्ट्रेन कितना होगा एक्स डायरेक्शन में ड्यू टू सिग्मा एक्स इज सिग्मा एक्स बाई ई, ठीक है। सिग्मा एक्स बाई ई तो डायरेक्ट फॉर्मूला है ना। स्ट्रेन समझ में आ रहा है ना? स्ट्रेन इज सिग्मा एक्स बाई ई। क्लियर? यस यस। दैट विल बी पॉजिटिव है एक्स एक्सिस में, कोई दिक्कत नहीं है। अब आ जाता है स्ट्रेन। अब स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन ड्यू टू द सिग्मा एक्स के कारण वाई डायरेक्शन में कितना स्ट्रेन लगेगा? अभी मैंने बताया म्यू से मल्टीप्लाई कर दोगे सिग्मा एक्स बाई ई। लेकिन देखो हमारा क्या हो रहा था? सिग्मा एक्स के कारण एक्स एक्सिस ना इलोंगेट हो रही थी, बढ़ रही थी, ठीक है। लेकिन जो हमारी वाई एक्सिस है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी।
तो वाई एक्सिस और जेड एक्सिस जब डिक्रीज होगी तो उसमें जो स्ट्रेन आएगा दैट विल बी ऑलवेज नेगेटिव। क्लियर हो रहा है नेगेटिव क्यों आया? सर वाई एक्सिस में। कंप्रेशन की वजह से कंप्रेस होगी तो डिक्रीज होगी। अब हाँ, अभी कंप्रेसिव नहीं, सुनो मेरी बात, इसको मैं इंक्रीज करूं, इतना इंक्रीज कर दूं कि ये इलोंगेट हो जाए। जब ये इलोंगेट होगा तो यहां से कुछ पतला हो जाएगा, यहां से पतला होगा ना, तो जब यहां से पतला होगा तो मुझे उसका स्ट्रेन पता करना होगा एक्स एक्सिस में कितना हुआ, तो दैट विल बी, जो पतला हुआ पहले ज्यादा था अब पतला हो गया तो वो नेगेटिव हो गया। समझ में आया? यस काशवी सर। समझ में आया? यस सर। इसी तरह स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन विल बी ऑलवेज माइनस म्यू सिग्मा एक्स बाई ई। यहाँ पे स्ट्रेस तो होगा सिग्मा एक्स का ही, लेकिन मल्टीप्लाई हो जाएगा म्यू से, क्योंकि वो हमारा पॉइजन रेशियो के उसमें आ रहा है। क्लियर? ठीक है। इसी तरह अब मैं आप लोग से पूछूंगा, अभी तो सिग्मा एक्स में लग रहा था, ठीक है, अब सिग्मा वाई आ गया। सिग्मा वाई के कारण अब मैं पूछूंगा सिग्मा एक्स में, ठीक है, स्ट्रेन कितनी होगी? मोहिनी बताएगी। ड्यू टू सिग्मा वाई, क्वेश्चन समझ में आया मोहिनी? सर प्लीज रिपीट। अगर ये जो हमारे पास क्यूब रखा हुआ है इसमें सिग्मा वाई लग रहा है वाई एक्सिस में, तो एक्स एक्सिस में मैं पूछ रहा हूं हमारी स्ट्रेन कितनी होगी? सर कम हो जाएगी। कम हो जाएगी, वैल्यू बताओ। सर नेगेटिव में आएगी। वेरी गुड, नेगेटिव। नेगेटिव म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। ये चीज समझ में आ रही है काशवी और मोहिनी दोनों? देखो अगर नहीं समझ में आ रही है अभी पूछो, क्योंकि ये डायरेक्ट मैं जा रहा हूँ 3D में, ठीक है, ये 2D से अब 3D में पहुंच जाएंगे तो वहां पे सारी चीजें कैसे हुई समझ नहीं आएगा। तो अभी अगर यहाँ पे एक पॉइंट भी क्लियर नहीं है तो अभी पूछो, ठीक है। यहाँ पे एक साइन कन्वेंशन देख लेना, टेंसाइल स्ट्रेस इज पॉजिटिव, कंप्रेसिव स्ट्रेस इज नेगेटिव। अगर नहीं भी याद है ना तब भी आप खुद देख लेना, जो मैंने एक्स एक्सिस पे लगाया था ना दैट विल बी टेंसाइल, और यहाँ पे जो लगाया दैट विल बी कंप्रेसिव। तो इसलिए यहाँ पे कंप्रेसिव को बाद में, ये तो जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तब नेगेटिव और माइनस करना। क्लियर हुआ? यहाँ पे वाई एक्सिस में अगर स्ट्रेन लगी है तो वाई एक्सिस में वैल्यू क्या हो जाएगी? सिग्मा वाई बाई ई डायरेक्ट, और जेड एक्सिस में मैं पूछूं तो माइनस म्यू मल्टीप्लाइड बाई सिग्मा वाई बाई ई, ठीक है, ये चीज हो जाएगी। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट है? नो सर। अब मैं यहीं पे कुछ, हाँ पूछो काशवी। सर नहीं डाउट नहीं है, मैं ये बोल। डाउट नहीं है? अब मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ यहीं पे, अब खुद बताओगे मुझे जिससे पूछूंगा मैं। सिग्मा जेड लगा दिया मैंने कंप्रेसिव जेड एक्सिस में, ठीक है, अब उसके कारण मुझे स्ट्रेन बताओ, स्ट्रेन इन वाई एक्सिस क्या होगा? देखिए कौन बताता है। सर पॉजिटिव होगा। माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन में ई। काशवी सर सुना? कंप्रेसिव नेगेटिव होती है, कंप्रेसिव स्ट्रेस हम लगा रहे हैं किसी नहीं भी नहीं, साइड पे, तो सुनो अब, ऑपोजिट में उसका टेंसिल नहीं आएगा। नहीं नहीं बात सही है। अभी अभी देखो, अभी इतना वो अभी नेगेटिव पॉजिटिव मैंने बोला जब न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो। अब देखो एक क्वेश्चन है, वैसे क्वेश्चन चलो सॉल्व नहीं करवाऊंगा मैं। सॉल्व करोगे क्या क्वेश्चन? सर अभी फॉर्मूला याद नहीं हुआ। चलो अब एक क्वेश्चन है, ठीक है, अब फटाफट से कॉपी पेन निकालो और मुझे स्ट्रेन इन एक्स एक्सिस लिख के बताओगे, ठीक है। सेम यही क्यूब है, सिग्मा एक्स इज ऑन एक्स एक्सिस, सिग्मा वाई इज ऑन वाई एक्सिस, सिग्मा जेड इज ऑन जेड एक्सिस। इसके कारण मुझे फटाफट से स्ट्रेन इन एक्स बताओ। म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई। फिर से मोहिनी। ई एक्स के लिए म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई वाई Very के good. लिए माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई, और ई जेड के लिए भी माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई। काशवी सही है? सर तीनों उसमें लग रहा है तो ये सही है, क्योंकि हमारे तीनों पे लग रहा है ना। एप्सिलॉन एक्स क्या होगा? अब देखो गलती कहाँ की, एक्स एक्सिस में जो लग रहा है, एक्स एक्सिस के कारण क्या म्यू आएगा क्या? सर एक्स एक्सिस पे लग रहा है तो म्यू नहीं आएगा। हाँ नहीं आएगा ना, सिंपल सा। ये देखो सिग्मा एक्स सिग्मा वाई सिग्मा जेड लग रहा है, तो एप्सिलॉन एक्स विल बी सिग्मा एक्स बाई ई, इफेक्ट ऑफ सिग्मा एक्स इन एक्स डायरेक्शन, क्लियर, माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। क्लियर है मोहिनी? बस एक गलती हो गई, एक्स एक्सिस में हमारा क्या है, म्यू की जरूरत नहीं है, एक्स एक्सिस में तो वही है। आया मोहिनी समझ में? तीनों में लग रहा था, ठीक है, मैंने एक में लगा।
हाँ तो तीनों में स्ट्रेस तो लग रहा है, लेकिन मैंने पूछा था एप्सिलॉन एक्स, एक्स में जो स्ट्रेस लग रहा होगा वो हमारा सिग्मा एक्स के कारण, तो हमारा मतलब उसी एक्सिस में है, तो सिग्मा एक्स बाई ई होगा, है ना? समझ में आया नहीं आया मोहिनी, आया नहीं आया? बट अभी हाँ हम ऊपर जो पढ़ के आ रहे हैं, वो जो हमने दो इक्वेशंस बनाई, हाँ हाँ वो सिर्फ ये एक ही डायरेक्शन में लग रहा था फिर। हाँ, वो देखो अब ये एक क्यूब है, एक में सिर्फ एक स्ट्रेस लग रहा था, उसके कारण मैं निकाल रहा था। अब ये बॉडी आ गई, बॉडी में तीनों डायरेक्शन में स्ट्रेस लग रहा है, ठीक है? तीनों डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लग रहा है, तो तीनों डायरेक्शन में जो स्ट्रेस लग रहा है, अगर मैं सिर्फ एप्सिलॉन एक्स पूछ रहा हूं, एप्सिलॉन एक्स इज स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन, तो उसके कारण सिग्मा एक्स के कारण तो क्या आएगा, सिग्मा एक्स बाई ई आ जाएगा। और वाई के कारण कुछ हमारा क्या हो रहा होगा, हमारा वो क्या बोलते हैं म्यू पॉइजन, मतलब उसके कारण फिर से कॉन्ट्रेक्शन हो रहा होगा, तो सिग्मा वाई के कारण तो कुछ म्यू वाला पार्ट आएगा, और सिग्मा जेड के कारण भी म्यू वाला पार्ट आएगा। क्लियर? यस सर। अभी भी डाउट है, अभी भी पूछो। देखो मैं इतने देर से बार बार इसलिए बता रहा हूं क्योंकि ये आगे काम आएगा। नो सर, अब क्लियर हो गया। चलो अब टास्क दे रहा हूं, मोहिनी यू विल कैलकुलेट एप्सिलॉन वाई एंड काशवी विल कैलकुलेट एप्सिलॉन जेड। फटाफट से मुझे इसकी वैल्यू निकाल के बताओ। काशवी बताओ, चलो एप्सिलॉन वाई क्या आएगा, स्ट्रेन इन वाई बता दो ऐसे ही। माइनस म्यू ये क्या है आपका, सर वाई सिग्मा का वाई अपॉन ई। बस इतना ही? सर सॉरी, वो वाई पे इसमें सर हमारा फोर्स लग रहा है एक्स एक्सिस पे, राइट? सो तीनों हमारा एक्सिस पे फोर्स लग रहा है, तीनों एक्सिस पे स्ट्रेस लग रहा है। मैं पूछ रहा हूँ स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन बस। स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन, तो सिग्मा वाई अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन, नहीं, माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा जेड अपॉन ई। वेरी गुड। नाउ मोहिनी, टेल मी एप्सिलॉन जेड, व्हाट इज द स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन? सिग्मा जेड अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा एक्स अपॉन ई माइनस म्यू सिग्मा वाई अपॉन ई। क्लियर हो गया? अब गलती नहीं होगी, ठीक है? मेरे हिसाब से गलती नहीं होगी। अब मैं आपको दे रहा हूं क्वेश्चन, ठीक है? करेगा कोई क्वेश्चन? ओके सर। मुझे लगता है समझ में आ गया, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन खुद से लगा लेना, ये क्वेश्चन खुद से करना, ना समझ में आया तो मुझसे पूछना, ठीक है? दिस इज व्हाट अबाउट द, अब देखो ये हमने किस पे कर लिया ना, 3D में कर लिया। अब देखो मजाक मजाक में हमने 3D तैयार कर लिया, ठीक है? 3D में अगर किसी बॉडी पे स्ट्रेस लगेगा तो क्या आएगा, ठीक है? ये 3D चल रहा था, एक्स वाई जेड डायरेक्शन तीनों 3D में था। कई लोगों को ना यही चीज समझ में नहीं आती कि कैसे हो रहा है, क्या हो रहा है। आपने इतना कर लिया, दैट इज सफिशिएंट, ठीक है? तो इनके क्वेश्चन आप खुद लगा लोगे, ठीक है? ये आपकी मतलब आपकी तरफ से मैं छोड़ रहा हूँ आपके ऊपर, ठीक है? अभी मैं चाहूं तो सॉल्व कर रहा हूं, लेकिन कोई मतलब नहीं है, एक बार खुद से करना तो ज्यादा चीजें क्लियर होंगी। नाउ आई एम कमिंग टू वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। पॉइजन रेशियो का खेल खत्म हो गया, यही था पॉइजन रेशियो, ठीक है? अब मैं आपको देखो पुरानी चीजें एक बार फिर से रिवाइज करवा दे रहा हूं, ठीक है? पुरानी चीजों में वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस भी मैंने बताया था कहीं पे, याद है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस किससे रिलेट किया था, याद है या सर नहीं? में चेंज इन वॉल्यूम और ओरिजिनल हाँ हाँ, वॉल्यूम का। किसमें था? एक और रेशियो एक बताया था, रेशियो याद करो। चेंज नहीं इन याद है? लेंथ ऑफ पॉइजन सर, फिर नहीं याद। यार आज फ्राइडे है ना, फ्राइडे को मेरी सर्वेइंग की क्लास है क्या, पता नहीं सर्वेइंग वालों का वो आ रहा है फिर आज। सर्विंग पता नहीं। आज फ्राइडे ही है ना, हम लोग कुछ गलत तो नहीं कर रहे? यस सर, फ्राइडे ही है आज। कैन वी स्टार्ट एट 11? अभी पता नहीं क्या है। चलो चलो छोड़ो, है ना? मैं क्या बोल रहा था, अभी हम लोग कहाँ थे? बल्क मॉडुलस और एलास्टिसिटी याद है? के से डिनोट करते थे, दैट इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, मैंने वहां पे बताया था। चलो अभी छोड़ो वो, ओ अभी हाँ, आया, याद है। याद आया ना? Yes, sir. तो अब चलो, अभी एक्सियल स्ट्रेस की, अभी पूरा एक्सियल फोर्स पे बात कर रहे थे। नाउ वी आर कमिंग टू द एक्सियल स्ट्रेन। एक्सियल स्ट्रेन क्या होगा? तो जो एक एक्सिस पे स्ट्रेन लगता हो। डिफाइन करो, व्हाट इज एक्सियल स्ट्रेन? Change in length upon original length. बिल्कुल, स्ट्रेन वर्ड लग गया, आपको दिमाग में आ जानी चाहिए, चेंज इन लेंथ बाय ओरिजिनल लेंथ। क्लियर? ठीक है? जैसे एक्सियल स्ट्रेन इज चेंज इन लेंथ अपॉन ओरिजिनल लेंथ, वैसे ही होता है हमारा वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या हो जाएगा? चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम। कोई दिक्कत इसमें? No, sir. चेंज इन वॉल्यूम इज डेल्टा वी बाई वी। अब डेल्टा एक्स,
ठीक है, डेल्टा एक्स और बोलो एप्सिलॉन एक्स, इसको एप्सिलॉन बोला जाता है ना, थोड़ा सा वो टर्म देख लेना। एप्सिलॉन एक्स को क्या है ये एप्सिलॉन एक्स? व्हाट इज एप्सिलॉन एक्स? चाहिए सर, क्या है? जिस एक्सिस में हम फोर्स लगाए हुए हैं। है क्या वैल्यू क्या है? इतने देर से मैं बार बार, क्या है? एक्सियल स्ट्रेन। स्ट्रेन इन एक्स एक्सिस, अभी एक्सियल स्ट्रेन तो है ही, स्ट्रेन इन एक्स एक्सिस, स्ट्रेन इन वाई एक्सिस, स्ट्रेन इन जेड एक्सिस, ये तो मैं बता रहा था ना। तो स्ट्रेन की वैल्यू क्या होती है? डेल्टा एल एक्स अपॉन एल, है ना, चेंज इन लेंथ बाई ओरिजिनल लेंथ। अब यहाँ पे मैंने एक क्यूब ऐसा लिया, ठीक है, एक क्यूब ऐसा लिया जिसका इनिशियल वॉल्यूम हमारा क्या है? 11111। तो हमारा वॉल्यूम कितना आ गया? 1 मीटर क्यूब। क्लियर? अब मैं यहाँ पे एक एज्यूम लेके चल रहा हूं, हमें वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालनी थी, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने के लिए मैंने एक वैल्यू ले ली, हमारा इनिशियल वॉल्यूम मान लिया 11111 है, तो इसका वॉल्यूम आ गया, सॉरी मैंने अभी लेंथ विड्थ और हाइट मान ली 111, तो हमारा वॉल्यूम आ गया दैट इज 1 मीटर क्यूब। क्लियर है? तो हमारा द चेंज इन लेंथ, सॉरी स्ट्रेन इन लेंथ इज ऑल इक्वल टू डेल्टा एल एक्स, ठीक है, ओरिजिनल लेंथ के बराबर हो गया, सॉरी चेंज इन लेंथ के बराबर हो गया, ठीक है। वैसे ही वाई के डायरेक्शन में किसके बराबर हो गया? डेल्टा एल वाई के, और स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन विल बी इक्वल टू चेंज इन लेंथ इन जेड डायरेक्शन। क्लियर है यहां तक? अब जो नया वॉल्यूम आया, नया वॉल्यूम क्या आ जाएगा? 1 था इनिशियल, तो 1 + डेल्टा एल एक्स मल्टीप्लाई बाई 1 + डेल्टा वाई मल्टीप्लाइड बाई 1 + डेल्टा एल एक्स, ठीक है। अब इक्वेशन हमारी क्या है? डेल्टा एल एक्स इक्वल टू एप्सिलॉन एक्स, डेल्टा एल वाई इक्वल टू एप्सिलॉन वाई, डेल्टा एल जेड इक्वल टू एप्सिलॉन जेड। न्यू वॉल्यूम हमारा कितना आ गया? 1 + एप्सिलॉन एक्स, 1 + एप्सिलॉन वाई, 1 + एप्सिलॉन जेड। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? 1 कैसे हुआ? 1 + डेल्टा एक्स कैसे हुआ? न्यू वॉल्यूम कितना होगा बेटा? न्यू वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा? इनिशियल वॉल्यूम क्या था? इनिशियल वॉल्यूम इज 11111। क्लियर? ठीक है। अब ये वॉल्यूम बढ़ा कितना? ठीक है, बढ़ा कितना? हमारा क्या था? चेंज इन लेंथ कितना हुआ? डेल्टा एल एक्स, ठीक है। तो 1 था पहले, 1 से क्या हो गया? 1 + डेल्टा एल एक्स हो गया एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में 1 + डेल्टा एल वाई हो गया, और जेड डायरेक्शन में 1 + डेल्टा एल जेड हो गया। क्लियर? यस सर। यही हुआ ना। जब देखो अभी यहाँ पे क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकाल रहे हैं, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में हम ये देख रहे हैं कि लेंथ विड्थ और हाइट तीनों में हमारी वॉल्यूम कितना इंक्रीज कर रही है। तो यही तो होता है ओरिजिनल चेंज इन वॉल्यूम बाय ओरिजिनल वॉल्यूम होता है। तो चेंज इन वॉल्यूम निकालना पड़ेगा ना। नया वॉल्यूम कितना आया हमारा? तो नया वॉल्यूम आ गया हमारा 1 + डेल्टा एल एक्स किसके बराबर हो गया? हमारा एप्सिलॉन एक्स के बराबर हो गया। तो 1 + एप्सिलॉन एक्स, 1 + एप्सिलॉन वाई, 1 + एप्सिलॉन जेड। क्लियर? यस सर। जबरदस्ती नहीं है सर, आया समझ में? हाँ या ना? यस सर, आगे समझ। है ना? तो 1 + एप्सिलॉन एक्स, 1 + एप्सिलॉन वाई, 1 + एप्सिलॉन जेड, ठीक है। ये दिस इज योर न्यू वॉल्यूम माइनस ओरिजिनल वॉल्यूम डिवाइडेड बाई ओरिजिनल वॉल्यूम, सॉरी इनिशियल वॉल्यूम मान लो, है ना। तो चेंज इन वॉल्यूम कितना हो जाएगा? कितना बढ़ा, उसमें से कितना था माइनस कर दिया, डिवाइडेड बाई द इनिशियल वॉल्यूम। क्लियर? दिस इज नोन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। क्लियर हुआ? सर एक बार खुद से करना पड़ेगा फिर। हाँ, मतलब कहने का मतलब चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ? चेंज इन वॉल्यूम में से हमारा इनिशियल वॉल्यूम कितना था उतना माइनस कर दिया, डिवाइड बाय द इनिशियल वॉल्यूम इज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। इससे फॉर्मूला आ जाता है हमारा, डायरेक्ट फॉर्मूला याद करना है ना, उसमें ज्यादा वो नहीं लगाना। ये सारी चीजें पूरा वो जो अभी तक पढ़ा है ना पूरे का नोट्स है, ठीक है। इसको एक बार देख लोगे तो कौन से डायरेक्शन में था, क्या था, सब आ गया। ठीक है ठीक है ठीक है, ये सब चीजें अभी इसको दूसरी क्लास में शुरू करता हूँ इसमें, मतलब ठीक है। हाँ, तो ये डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला क्या आएगा ना, जब आप इसको माइनस करोगे यू गेट द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। डायरेक्ट वैल्यू याद करने के लिए सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइड बाई द ई 1 - 2 न्यू। इसका पूरा डेरिवेशन है, डेरिवेशन देखना हो तो डेरिवेशन देख लो, नहीं तो डायरेक्ट आपको ये वाली वैल्यू याद रखनी है। व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन? डायरेक्ट वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड बाई ई 1 - 2 न्यू। अभी मैं रुक जाओ, इसको निकाल के दिखा दे रहा हूँ आपको। यहां तक समझ में आया है? कुछ कुछ चीजें नहीं? यस सर।
चलो अब ये बड़ा बड़ा दिख रहा है कुछ, क्लियर है अभी, Yes, sir. Yes, sir. है ना। तो नाउ वी आर कैलकुलेशन, हम वही कर रहे थे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ये मैं बता दिया था क्या क्या चीज हो गई थी, ठीक है। ये चीज हो गई, ये चीज हो गई। अब इनको देखो मल्टीप्लाई करके ये सब काम कर लेना, ये सब तुम लोग एक्सपर्ट हो करने के लिए, है ना। जो मेन था, मेन क्या था, एक मिनट, डायरेक्ट हमारा फॉर्मूला, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कहने का मतलब है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, देखो क्या होगा, इफ स्ट्रेन्स आर गिवन, आपको स्ट्रेन दिए हो तो डायरेक्ट आप क्या कर लो, एप्सिलॉन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन निकालने के लिए एप्सिलॉन एक्स, एप्सिलॉन वाई, एप्सिलॉन जेड को प्लस कर लो, ठीक है। अगर स्ट्रेस दिया होगा तो स्ट्रेस के लिए आपको ये फॉर्मूला लगाना पड़ेगा, दैट इज मतलब क्या, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइड बाई द ई मल्टीप्लाइड बाई 1 माइनस 2 म्यू, बस 1 माइनस 2 म्यू आपको याद रखना है। ये आता है ऐसे, ये जो अभी हमने किया था ना, ये सारी चीजें सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू आ जाएगी। देखो एप्सिलॉन एक्स हमने इसलिए निकाला था, किस लिए निकाला था, एप्सिलॉन एक्स इसलिए निकाला था, देखो ये वाली आया था सिग्मा एक्स बाई ई माइनस म्यू सिग्मा वाई बाई ई माइनस म्यू सिग्मा जेड बाई ई, और इनको प्लस करोगे ना सब चीज को, एप्सिलॉन वी, तो प्लस करने पे इन चीज को प्लस करोगे तो आपका कॉमन निकलेगा क्या क्या, देखो इसमें सिग्मा एक्स बाई सिग्मा ई कॉमन है, यहाँ पे म्यू 2 बार म्यू आ जाएगा, ठीक है। तो वहीं से बन रहा है 1 माइनस 2 म्यू, क्लियर हो रहा है। यहाँ से देखो सिग्मा एक्स के एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, ठीक है, सॉरी एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, ठीक है। तो 1 यहां से आ जाएगा कॉमन, माइनस 2 म्यू, ठीक है। तो ये निकाल के भी देख लेना, इन तीनों को जब प्लस करोगे तो डायरेक्ट ये तीनों आपने वैल्यू निकाल ली है, इन तीनों को प्लस कर देना तो डायरेक्ट वो वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 2 म्यू वाली, ठीक है। करके देख लेना खुद से भी, और डायरेक्ट सामने आपका है ना, वाई के देखो एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, ठीक है, ये रहा तीन टर्म। तो क्या है, देखो ग्रीन 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 में वाई के टर्म है, जेड रेड 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 में जेड के टर्म है, तो तीन तीन टर्म आ रहे हैं, तो तीन तीन टर्म में से कॉमन क्या आ जाएगा, सिग्मा जेड बाई ई बाहर कॉमन आ जाएगा और 1 माइनस 2 म्यू आ जाएगा ब्रैकेट में। तो ऐसा ही तीनों में आएगा, तो तीनों को आप डायरेक्ट लिख सकते हो, क्लियर। अगर आपके क्वेश्चन में आपको डायरेक्ट स्ट्रेन दिया है तो स्ट्रेन को आप तीनों को प्लस कर दोगे, एक्स डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में, तो आपका वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन आ जाएगा। अगर आप स्ट्रेस दिया हुआ है तो स्ट्रेस का ये 1 माइनस 2 म्यू का फॉर्मूला होगा, वहां पे पॉइजन्स रेशियो दिया होगा, क्लियर। Yes, sir. Yes, sir. अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट आता है जो पिछली बार मैंने पढ़ा दिया था लेकिन फिर से रिवाइज करवा रहा हूँ ना, इलास्टिक कांस्टेंट्स, ये आपके क्वेश्चन मतलब सिलेबस में एग्जैक्ट दिया हुआ है, तो इसलिए थोड़ा सा डिटेल में कर रहे हैं, बाकी स्ट्रेस स्ट्रेन खत्म हो जाएगा आज, ठीक है। तो आज थोड़ा सा ज्यादा लेके, वैसे टाइम है हमारे पास, आपको पढ़ने का भले अपना टाइम नहीं मिलेगा लेकिन इसको एक बार रिवाइज कर लेना, ठीक है। नाउ वी आर गोइंग टू डू द इलास्टिक कांस्टेंट्स। कितने इलास्टिक कांस्टेंट्स मैंने बता दिया आपको, कौन कौन से होते हैं। Modulus of elasticity, bulk modulus, Poisson's ratio, और एक modulus of rigidity. वेरी गुड, Modulus देखो of तो काशी देख लो, मोहिनी पढ़ रही है, या तो कॉपी में लिख के रखी होगी, सामने बैठी होगी, है ना। मोहिनी, सच है कि झूठ, सच सच बताना। no sir. नहीं, नोट्स नोट्स बनाया नहीं बनाया अभी तक। Notes तो बनाए हैं सर। नहीं, अच्छी बात है। चलो अब मैं बता रहा हूँ, देखो म्यू को अभी मैं साइड कर दे रहा हूँ, पॉइजन्स रेशियो को थोड़ा सा साइड कर रहा हूँ। नाउ वी हैव 3 इलास्टिक कांस्टेंट्स, अभी मैं बता रहा हूँ, लेकिन पॉइजन्स रेशियो भी है, लेकिन अभी 3 याद करने के तरीके से, देखो आपको रटना ना पड़े कोई चीज, एक बार ये कर लोगे ना, देखो ये चीज याद हो जाएगी लाइफ लॉन्ग, कभी करना ही नहीं पड़ेगा। इलास्टिक कांस्टेंट 3 तरीके के होते हैं, वन इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी जी, एंड बल्क मॉडुलस दैट इज के, क्लियर। 3 चीज मैंने बताई, तीनों चीज। अब देखो तीनों चीज को याद करने का तरीका बता दे रहा हूं, ठीक है। हुक्स लॉ सबको याद है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन। काशवी फिलिंग द ब्लैंक्स, इसके आगे वाला फुलफिल करो। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, फिलिंग द ब्लैंक्स, जल्दी। मैंने क्या बोला, काशवी, मोहिनी करो। E capital E. मैं क्या बोल रहा हूं, तुम लोग क्या कर रहे हो। हुक्स लॉ ने यही दिया था, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, सही है। Yes, sir. दोनों का पढ़ाया लिखा है बेकार है, पता है। अब मैं बोलना नहीं चाहता ये सब रिकॉर्डिंग में, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन मैंने कितनी बार बोला, आगे 2-3 वर्ड आएंगे। इलास्टिक लिमिट के अंदर सब बर्बाद कर दिया। क्या किया मोहिनी, यही गलती की उम्मीद थी। काशवी अभी भी सही कर सकती हो यार, क्या पढ़ाने फायदा, स्ट्रेस स्ट्रेन कर रिवाइज नहीं किया ना, स्ट्रेस स्ट्रेन कर। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन विद इन प्रोपोर्शनल नेट, बार बार मैं बोल रहा हूँ, इतनी बार पिछले लेक्चर में भी बोला था ये चीज।
इलास्टिक लिमिट था वो, तो लोग को प्रोपोर्शनल लिमिट बोलते हैं। हाँ, फिर इलास्टिक लिमिट कौन सी थी, कौन सा पॉइंट था इलास्टिक लिमिट का? ए बी में कौन सा पॉइंट था इलास्टिक लिमिट? बी 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 ए पॉइंट था इलास्टिक लिमिट, बी था। बी और बी ए कौन सा था? बी फॉर बॉल। हाँ, ए कौन सा था? सर प्रोपोर्शनल लिमिट। हाँ, तो ए और बी में प्रोपोर्शनल डिफरेंस नहीं है लिमिट ए। मोहिनी? हाँ, मैं मोहिनी से यस पूछ सर। रहा हूँ, ए और बी में डिफरेंस नहीं था? हाँ, तो स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन विद इन इलास्टिक प्रोपोर्शनल लिमिट, हमेशा बोलना है, ठीक है, क्लियर? चलो अब आते हैं हुक्स लॉ पे। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्ट्रेन, स्ट्रेस बाई स्ट्रेन इज इक्वल टू कोई कांस्टेंट। अभी हम नहीं बात कर रहे कौन सा कांस्टेंट, लेकिन स्ट्रेस बाई स्ट्रेन ही कांस्टेंट होता है ना, होता है कि नहीं, ये बताओ। यस सर। ठीक है, अब से तीनों कांस्टेंट का जो डिफाइन पूछा जाएगा कि व्हाट इज बल्क मॉडुलस, व्हाट इज मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, व्हाट इज मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, सिर्फ ये याद कर लेना, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। कांस्टेंट पे आप ई लिखो, जी लिखो या बी लिखो, ठीक है, तीनों कांस्टेंट लिख देना और स्ट्रेस की जगह बस चेंज कर देना। इफ एक्सियल स्ट्रेस बाय एक्सियल स्ट्रेन इज नोन एज व्हाट, आज पढ़े हो? तो क्या एक्सियल स्ट्रेस अपॉन में एक्सियल स्ट्रेन? क्या होता है? सर ई। E, very good, modulus of elasticity. Now shear stress by shear strain, जी G, very good, modulus of rigidity. ऐसे ही वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन इज बी। बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, ठीक है, बी, क्लियर? अगर पूछेगा तो रटने की जरूरत नहीं, कोई चीज करना, बस एक्सियल, शियर और वॉल्यूमेट्रिक, ये तीन चीज याद रखना, तो तीनों रेशियो डिफाइन हो जाएंगे। क्लियर? आगे बढ़ूं मैं? यस सर। है ना, इसमें ज्यादा वो नहीं लगाना, देख लो, ठीक है। कांस्टेंट में एक्सियल स्ट्रेस बाय एक्सियल स्ट्रेन, शियर स्ट्रेस बाय शियर स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बाय वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, ऊपर सिर्फ एक्सियल एक्सियल, शियर शियर, वॉल्यूमेट्रिक वॉल्यूमेट्रिक, तीनों का इलास्टिक मॉडुलस और मॉडुलस इलास्टिसिटी, शियर मॉडुलस और मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, एंड दिस इज बल्क मॉडुलस। क्लियर? कोई दिक्कत इसमें? ई जी के कभी भूलोगे ये चीज, नहीं भूलोगे? सर प्रैक्टिस नहीं करी तो भूल सकते हैं। नहीं, देखो, प्रैक्टिस नहीं, इसको क्या करना है, आपको बस फॉर्मूला रखना है, स्ट्रेस बाय स्ट्रेन याद रहेगा आपको, कभी भूलोगे नहीं। स्ट्रेस बाय स्ट्रेन तो याद रखना है, स्ट्रेस हमेशा ऊपर होगा, स्ट्रेन हमेशा नीचे होगा, ठीक है। एक्सियल आ रहा है तो ई, शियर आ रहा है तो जी, और वॉल्यूमेट्रिक आ रहा है तो के, बस एक दो बार देख लेना उसके बाद। चलो अब देखो, मैं आपको फॉर्मूले मैंने पहली क्लास में रटवा जरूर दिए थे, लेकिन कैसे आ रहा है उसका मैं तरीका बता रहा हूं आपको, ठीक है। इनका रिलेशन बिटवीन द इलास्टिक कांस्टेंट, अब इलास्टिक कांस्टेंट में म्यू भी आ जाएगा, चौथा इलास्टिक कांस्टेंट आता है म्यू, लेकिन हमने तीन, मैं इस ये फॉर्मूले याद करवाने थे इसलिए मैंने तीन ही बताए, ठीक है। तो म्यू इज ऑल्सो वन, कि इनकी मदद से, अगर ये चार है ना, तो इन चारों में क्या होता है, इन चारों की मदद से अगर हमें दो चीज भी पता है तो बाकी दो चीज हम निकाल सकते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर रिलेशनशिप, ठीक है। तो ये रिलेशनशिप हमको याद होनी चाहिए। और अगर मान लो मोहिनी को रिलेशनशिप याद नहीं है, तो मैं ऐसा तरीका बता रहा हूँ ना, एग्जाम में आप मतलब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इन रिलेशनशिप की, ठीक है। तो ये बस फॉर्मूला याद रखना, अभी जो करवाया ना वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन का, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन विल बी इक्वल टू सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड डिवाइड बाई ई 1 माइनस 2 म्यू, ठीक है। तो याद होना चाहिए ये चीज। देखो अब ये चीज ऐसा नहीं है कि आप नहीं याद कर रहे हो तो आपको आपका काम हो जाएगा, ठीक है। तो याद करना है ये चीज, ठीक है, जब आप डिराइव करोगे तो खुद ही याद हो जाएगा, ठीक है। तो चलो मैं एक क्यूब की बात कर रहा हूं, अभी जो हमने मटेरियल लिया था ना, इस पे कोई एक हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन ले ली, ठीक है। हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन क्या होती है, हाइड्रोस्टेटिक सिर्फ फिर रिलेट करो पानी से, पानी में जो होता है ना, या आप एक पार्टिकल की बात कर लो, उस पे क्या होता है, चार दैट विल बी, मतलब कहने का मतलब आपने डाली ना, तो बॉल चारों तरफ फोर्स लग रहा है, इक्वल होते हैं, तो ये फोर्सेस का रिलेशन स्ट्रेस से है, तो स्ट्रेस इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा जेड। अब इसमें मतलब ये क्यों वॉल्यूम की बात देखेंगे, तो इसमें अगर हम सिग्मा वाई इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे हम क्या लिख सकते, 3 सिग्मा बाई ई, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक लैगिंग। नाउ इट्स गॉन। देखो ना बोल,
आवाज आ रही है अभी? Yes, sir. Now it's clear. चलो ये तो अच्छा हो बता दिया, नहीं तो मेरे को तो पता ही नहीं चलता। एक मिनट। कहाँ कहाँ तक रह गया था, मतलब कहाँ तक किया था हमने? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन चल रहा था ना? Yes. अभी तो क्लियर, Sir, अभी वो क्लियर है ना? relationship. यहाँ तक बता दिया था, हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन बता दी थी। सर आपने स्क्रीन शेयर ही नहीं की। अभी भी नहीं हुआ? Yes, sir. Now. ठीक है अब चलो, ये हाइड्रोस्टेटिक Yes. कंडीशन बता दी थी मैंने। सर इधर ही आपकी आवाज कटी थी। अब आ रही है आवाज? यार Yes, नेटवर्क। यस sir. सर, मैं कह रही थी मतलब हाइड्रोस्टैटिक कंडीशन आप जब शुरू हुए थे तभी आपकी आवाज लैग होना शुरू हो गई थी। अच्छा अच्छा, ठीक है, अब ठीक है ना। चलो, मैं हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन क्या बताया था ना, हमें वी आर गोइंग टू सी व्हाट इज द वॉल्यूमेट्रिक, मतलब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना आ रहा है। तो हमने क्या किया, किसी भी ऑब्जेक्ट को लिया तो हमने ये देखा कि इस पे ओवरऑल फोर्स कितने लगेंगे। ठीक है, कंडीशन क्या Sir, होती है, again चारों your तरफ से voice जो is good. क्या हो रहा है अभी, खत्म नहीं होने देगा क्या? Yes, sir. अब ठीक है काशवी? Sir, net telling. सर आप अब बोल रहे हो तो सही है, बट जब आप पढ़ाने लग रहे हो तब कट जाता Because net telling today is sufficient. सुनाइए, अभी खत्म नहीं कर दे रहा ना। चलो, वॉल्यूमेट्रिक कंडीशन अभी बोल रहा हूँ तो क्लियर है ना? अभी ठीक है? अभी ठीक है? है। यस सर। अभी ठीक है नहीं ठीक है कैसे पता चलेगा? ये भी पता चल रहा है नेट में तो कुछ दिक्कत आ रही है। यस सर, आवाज तो आ रही है बट आपकी स्क्रीन शेयर बंद हो गई। चलो जल्दी से कम कर रहा हूं मैं फिर। हाँ, हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन पता लगी, इफ द स्ट्रेस आर एक्टिंग इक्वल एंड अपोजिट, मतलब इक्वल हो सारे स्ट्रेस, तो उसको बोलते हैं हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन। ठीक है, हाँ ना बोलते रहना, नहीं तो मुझे पता नहीं चलेगा, मैं मेरे को सिर्फ स्क्रीन सर दिखाई दे रही है। आपकी आवाज Sir, समझ नहीं आ कुछ रहा ठीक है, नहीं आपको ओ बता ना, जो स्ट्रेस इक्वल है कुछ नहीं आ रहा। सर सुनाई कुछ नहीं दे रहा, आपकी बहुत लैग कर रही है। चलो अब पढ़ने नहीं देगा वो, यही हो गया। चलो कोई बात नहीं, अब तक इतना समझ में आया नहीं है, ये बताओ बस लैग और जो भी चीजें अभी तक ठीक है? अभी ठीक है? अब जब बात कर रहा तो ठीक है, जब मैं वो शेयर कर रहा हूँ तब वही हो जाए। चलो, कहने का मतलब देखो, अब मैं एकदम आपको याद करवा देता हूँ, है ना। कहने का मतलब हाइड्रोस्टेटिक कंडीशन जब आएगी, सिग्मा एक्स इक्वल टू सिग्मा वाई इक्वल टू सिग्मा जेड हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे 1+1+1 3 सिग्मा आ जाएगा, तो 3 सिग्मा अपॉन ई 1 - 2 म्यू। ठीक है, ये क्या आ गया, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, दैट इज इक्वल टू के। ठीक है, तो एक रिलेशन तो आप यहीं से बना लोगे। कैसे बना लोगे? के इज इक्वल टू 3 सिग्मा अपॉन ई। ठीक है, के और ई में रिलेशन बन गया। आ रही है आवाज अभी? Yes, sir. अब उसमें जाके देख लेना, उसमें वैसे नीचे और भी पार्ट है उस नोट्स में,
शेयर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम, लेकिन आपको सिर्फ कांस्टेंट तक का देखना है तो कांस्टेंट तक देख लेना, है ना। और क्या बोलते हैं, बाकी इन्हीं से रेशियो डिराइव हुए हैं, ठीक है। एक रेशियो आपको पता चल जाएगा, इससे डायरेक्ट आ जाएगा मतलब एक जो मैंने उस टाइम 3 आपको वो बताया था ना, 3 या 4 वो बता दिए थे आपको, 3 और 4 रिलेशन बता दिए थे, है ना। मैंने याद करने को बोला था, तो इनसे आप डायरेक्ट रिलेशन को डिराइव कर सकते हो। देखो क्या होता है ना, ऑब्जेक्टिव में जब आप ऑब्जेक्टिव पेपर देने जा रहे हो तो आपको डायरेक्ट रिलेशन याद होने चाहिए, लेकिन मैंने ये तरीका बता दिया कि कैसे डिराइव करोगे, ठीक है। तो आप डिराइव करने के लिए आपको सब्जेक्टिव जब पेपर दोगे ना, जैसे आपका एग्जाम जो होता है यूनिवर्सिटी के जो एग्जाम है, तो उसमें मैंने दे दिया कि इलास्टिक कांस्टेंट निकालो और उनको डिराइव करो, तो फिर एक अलग हो गया। और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आया तो डायरेक्ट आपको ये मतलब याद होना चाहिए कि इनका मतलब वो क्या है, मतलब डायरेक्ट रिलेशंस याद होने चाहिए, ठीक है। तो यही था आपका, मेरे हिसाब से वो सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन खत्म हो गया, फोर्स यूनिट आपकी लगभग खत्म हो गई, सारी चीजें करवा दी, एक भी चीज छोड़ी नहीं है, थर्मल स्ट्रेस से लेके A to Z, ठीक है। अब आपके ऊपर है आप कितने क्वेश्चंस करके आते हो, ठीक है। अब इनके क्वेश्चंस आपकी जिम्मेदारी है, आप करके आओगे, ठीक है। ठीक है काशवी, यस सर। अब आप देखो, अब कितने भी स्टैंडर्ड गेट A to Z, जब जितने भी क्वेश्चन लगाने हो, मैं तो फ्री छोड़ दिया, ES के लगा लो, मतलब कहीं के भी क्वेश्चन लगा लो, इसके बाहर कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा, ठीक है। अब मैं चाहूंगा कि अगली बार अच्छे क्वेश्चंस आप लोग लेके आओ, अच्छे क्वेश्चंस या तो नहीं आए तो वो भी लेके आओ। देखो मैंने तो एकदम फ्री छोड़ दिया, अब इतना हो गया ना, सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन पे एक क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा, और मतलब ये मेरी गारंटी है। मतलब आप देखो कहीं से भी क्वेश्चन लगाओ, देखो मजा तब आएगा ना जब क्वेश्चन लाओ, जब नहीं बन रहे होंगे ना तब मजा आएगा। तो इसलिए मतलब क्वेश्चन जितने हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कहीं के भी डाल दो, सिंपल स्ट्रेस और स्ट्रेन से रिलेटेड A to Z, एक भी क्वेश्चन ऐसा जो मतलब कंसेप्ट हो गए, फॉर्मूला हो गए, थ्योरेटिकल हो गए, सब कुछ सारे क्वेश्चन आप बना सकते हो, ठीक है। आप कोई सी भी मतलब बड़ी से बड़ी बुक या A to Z मतलब, ठीक है। तो इतना अगर आप इतना पढ़ लेने के बाद लगाते हो ना, कोई क्वेश्चन नहीं रुकेगा, ठीक है। तो अब आपकी जिम्मेदारी है कितने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप कितने ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हो। यस सर। ठीक है, और कोई आज की क्लास में अब एक बार पढ़ना, ठीक है। कुछ कुछ चीजें देखो, अब ये अब डिराइव करे बच्चों की तरह या डिराइव करना, ये सब चीजें आप लोग खुद कर सकते हो, ठीक है। तो उसमें अगर नहीं कुछ समझ में आता है तो आप पूछ लेना नेक्स्ट क्लास में, बाकी फिर लगभग मेरे हिसाब से तो लगभग कंप्लीट हो गया है, ठीक है। एक एक टॉपिक फिर भी देख लेना, कोई रह गई हो, वैसे तो मैंने सिलेबस देखा था, लेकिन एक बार आप लोग भी देख लो कि कोई एक टॉपिक जो उसमें से छूटा हो, है ना। कई बार ये होता है कि उसी चीज में मैंने दूसरे नाम से पढ़ा दिया हो, तो वो चीज हो सकती है, लेकिन बाकी सारी चीजें माइल्ड टेस्ट से लेके A to Z जितना सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन था सब आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। तो एक बार ये क्लास और लास्ट वाली क्लास दोनों क्लास को रिवाइज करके, ठीक है, अगली क्लास में हम लोग कोशिश करेंगे, अगर क्वेश्चंस डाउट्स अच्छे रहे तो फिर कंटिन्यू करेंगे, नहीं तो 5th यूनिट शुरू कर देंगे। आपका सेंटर ऑफ ग्रेविटी और ये चीजें बहुत ज्यादा नहीं है, बेसिक आपने जो पढ़ रखा है ना CGVG, वही सारी चीजें हैं, उसमें बहुत मोमेंट ऑफ इनर्जी और ये चीजें मतलब बहुत ज्यादा वो नहीं है, लेकिन एक बार वो चीज कर लेंगे। बाकी इसको अगर आपको एक क्लास और इसकी करनी है तो आप कर सकते हो, लेकिन डिपेंड करता है आप कितने क्वेश्चंस लगाते हो, ठीक है, कितने क्वेश्चंस करते हो, कितना डिटेल में पढ़ते हो, तो उसके हिसाब से फिर, है ना। बाकी मेरी तरफ से कंप्लीट हो गया है, मेरी तरफ से कोई भी चीज नहीं रह गई है। अगर आप बोलोगे तो एक बार मैं सिलेबस देखो, अब मैं कर दे रहा हूँ सिलेबस, ठीक है। सिलेबस बता दे रहा हूँ आपको। स्टार्ट था सिंपल स्ट्रेस एंड स्ट्रेन, कंसेप्ट ऑफ स्ट्रेस एंड स्ट्रेन इन 3 डायमेंशंस। आज जो हमने किया ना वो 3 डायमेंशंस में ही था, ठीक है। नेक्स्ट इज जनरलाइज्ड हुक्स लॉ, यंग मॉडुलस, टेंशन टेस्ट ऑफ माइल्ड स्टील एंड अदर मटेरियल, ठीक है। अब मैंने इसमें टेंशन टेस्ट माइल्ड स्टील का करवा दिया, अदर मटेरियल आप लोग देख लोगे, ठीक है। मतलब अदर मटेरियल में और भी क्या क्या हो सकते हैं, ये चीज मैंने पहले बोली थी, है ना। ट्रू एंड अपरेंट स्ट्रेस, अल्टीमेट स्ट्रेस, यील्ड स्ट्रेस, परमिसिबल स्ट्रेस, स्ट्रेस इन प्रिज्मेटिक एंड नॉन प्रिज्मेटिक मेंबर्स एंड इन कंपोजिट मेंबर। आज जो हमने किया दैट इज फॉर प्रिज्मेटिक और नॉन प्रिज्मेटिक और कंपोजिट मेंबर के लिए किया था। अब थर्मल स्ट्रेस देखो, थर्मल स्ट्रेस इसने जो मेंशन कर दिया ना दैट इज योर टेम्परेचर स्ट्रेसेस, ठीक है। थर्मल स्ट्रेस, शियर स्ट्रेस, शियर स्ट्रेन, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, कॉम्प्लीमेंट्री शियर स्ट्रेस, पॉइजन रेशियो, वॉल्मेट्रिक स्ट्रेन, बल्क मॉडुलस, रिलेशन बिटवीन इलास्टिक कांस्टेंट, स्ट्रेस इन कंपोजिट मेंबर, कॉम्पेटिबिलिटी कंडीशन, ठीक है। तो यही था आपका सिलेबस, और पूरा मेरे हिसाब से तो लगभग सब कुछ कंप्लीट है, लेकिन फिर भी आप लोग एक बार देख के, है ना, उस चीज को प्रॉपर अपने सारे नोट्स वोट सब कुछ, और आपके असाइनमेंट भी अपलोड कर दिए हैं, तो असाइनमेंट डेट बाय डेट, ठीक है। देखा था असाइनमेंट किसी ने? असाइनमेंट देखा था? वो सब क्यों असाइनमेंट नहीं देखा? मैंने इस वाले पे असाइनमेंट अपलोड कर दिए हैं, ठीक है। ये वाले जो अभी क्लास चल रही है ना, मतलब असाइनमेंट
देख लेना एक बार, है ना। असाइनमेंट मैंने डाल दिए हैं, कौन कौन से हर यूनिट से एक एक कर दिए हैं, तो पहले के भी जो हो गए हैं वो तो अच्छी बात है, नहीं हुए हैं तो उनको भी कर लेना है, ठीक है। और बाकी फिर कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो तो ग्रुप पे डाल देना, ठीक है। काशवी, जो डाउट से ग्रुप पे क्यों नहीं डाला था, बताओ। जो भी डाउट्स आए, देखो आज पढ़ते हो, अब एक हफ्ते बाद क्लास होती है तो क्या पता कोई चीज स्किप हो जाए, या तो चलो नोट डाउन कर लिया वो ठीक है, लेकिन ग्रुप पे डाल दो तो मुझे भी थोड़ा सा आइडिया रह जाएगा ना। जैसे जैसे अब आज जो हमने पढ़ा, आज के में अगर बहुत ज्यादा डाउट्स होंगे तो फिर आई विल स्टार्ट, फिर से मैं ये चीज रिपीट करवा दूंगा, ठीक है। और अगर नहीं डाउट्स होंगे तो फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अच्छा, आज काशवी ने क्या क्या क्वेश्चन पूछा था, क्लियर हो गया काशवी? यस सर। सारे डाउट्स क्लियर हो गए ना? पहला एक डाउट क्या था, पहला डाउट कुछ था, मुझे याद है, कुछ बताना था। एंड्योरेंस लिमिट और ये वाली चीज क्लियर हुई नहीं हुई? एक बार रुक जाओ, मैं यस, वो आपने एंड्योरेंस बतानी थी, एंड्योरेंस तो पूछा था मैंने, तो आपने बताया था। नहीं, मतलब वो वाले पीपीटी से एक बार दिखा के बताना है कुछ, या एक बार देख लोगे, फिर भी अगर कुछ होगा तो डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट क्लास में। अभी बहुत ज्यादा वैसे ही हो गया है ना, 10:50 हो गया है। आप लोग का अब आधे घंटे का ब्रेक है ना? यस सर। चलो फिर अच्छे से पढ़ाई कर लेना, है ना। एक बार मतलब देख लेना सारी चीजें, ये नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं तो एक बार लेक्चर मतलब दोनों चीज पढ़ के आ जाना, है ना। दोनों चीज पढ़ के आ जाओगे तो कॉन्फिडेंस भी रहेगा, और थोड़ा सा क्वेश्चंस लगा लोगे तो डाउट्स भी क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और कौन से क्वेश्चंस नहीं होते, क्या नहीं होते, देखो अगर मैं ये पार्ट अगर आप पे छोड़ रहा हूँ कि क्वेश्चंस खुद लगाओ, तो मतलब है लगाना, ये नहीं कि अब नहीं लगाना है। फिर मैं या तो फिर मैं वही बच्चों वाली स्थिति करूंगा, फिर मैं क्वेश्चन या तो मतलब लेके आऊंगा तो फिर मैं पूछने लगूंगा एक एक चीज, तो उसमें देखो वेस्टेज ऑफ टाइम। अगर आप खुद से लगा लो और डाउट्स क्लियर हो जाए ना, तो पूरा का पूरा मतलब कंसेप्ट क्लियर हो जाता है, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन लेके आऊं, फिर मैं एक एक क्वेश्चन पूछूं, तो देखो मेरे हिसाब से तो थोड़ा सा टाइम वेस्ट भी होता है, ठीक है। तो क्यों ना हम कंप्लीट कर लें, उसके बाद डिस्कशन करें तो ज्यादा बेटर है ना। अगर जैसा आप लोग बोलो, नहीं तो खुद से मुझे पता है ना क्वेश्चंस नहीं कर रहे हो, क्वेश्चंस करोगे तो डाउट्स आएंगे, तो इसलिए थोड़े से क्वेश्चंस करने हैं, है ना। थोड़ा सा इसका सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन से अगर न्यूमेरिकल का भी अप्रोच करना है तो न्यूमेरिकल भी कर सकते हो, और अगर बोलोगे सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन तो न्यूमेरिकल मैं भी दे दूंगा, ठीक है। तो मतलब थोड़ा सा आप देखो, थोड़ा सा खुद से भी करना है ना। तो करोगे तो खुद में कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ ये टॉपिक पूरा अच्छे से तैयार हो गया, ठीक है। तो थोड़ा सा एफर्ट करना है, बाकी ज्यादा नहीं, आधा एक घंटा भी दोगे ना तो क्लियर हो जाएगा सारी चीजें। बाकी रात को सोते वक्त कान में लगा लो, और अब जो मैंने लेक्चर दिया ना, अगर देखो रिपीट करने का तरीका बता रहा हूँ 1.5 की स्पीड पे, ऐसा नहीं कि बहुत धीरे स्पीड पे चलाओगे, स्पीड कर लो थोड़ा सा, अगर समझ में आ रहा हो तो थोड़ा सा स्पीड करके लेक्चर को एक बार दो बार देख लोगे तो सारी चीजें याद भी हो जाएंगी, ठीक है। यस सर। Yes, तो चलो फिर, आपने असाइनमेंट्स क्लासरूम में अपलोड किए हैं? हाँ क्लासरूम में अपलोड कर दिए मैंने असाइनमेंट। सर मिले अभी नहीं शो मिले? तो नो सिर्फ सर। दोनों क्लासरूम्स में नहीं है। इस वाले क्लासरूम में एक बार चेक करना। चलो मैम, नहीं तो अभी अगर नहीं होंगे तो फिर से मैं एक बार अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलो फिर स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, अच्छे से रहो, पढ़ते रहो, ठीक है। कोई डाउट्स हो तो ग्रुप पे जरूर डालो, डाउट्स कुछ भी आते हैं, एक सिंगल वर्ड भी, मतलब देखो ऐसा शर्माने की जरूरत नहीं है कि ये डाउट आ गया वो डाउट आ गया, कोई से भी डाउट आए तुरंत अपना ग्रुप पे डालना, ये आदत रखो, ठीक है। तो वो मतलब आपके उसमें रहेगा, आदत रहेगी। कम से कम मान लो काशवी ने भेजा तो मोहिनी को आ रहा है, तो मोहिनी डाउट क्लियर कर दे रही है, मोहिनी को आ रहा है तो काशवी क्लियर कर दे रही है। तो इस चीज का यूज करो, है ना। प्लेटफॉर्म अगर मिला है, ग्रुप किस लिए बना हुआ है, ग्रुप इसलिए तो नहीं बना कि मैं रोज सुबह सुबह आके मैं ये बोलूं कि क्लास ज्वाइन करो, है ना। और भी चीज के लिए कोई डिस्कशन हुआ, कुछ हुआ, है ना। जैसे कल मोहिनी कर रही थी डिजाइन ग्रुप में, है ना। मोहिनी, डाउट क्लियर हो गया कल वाला? यस सर। नहीं, देखो करते रहना है, देखो करोगे तो सीखोगे, नहीं होगा डाउट तो फिर कुछ नहीं सीखोगे। बस आए, हमने भी पढ़ा दिया, आप हमारा काम हो गया, आप अपना पढ़े नहीं पढ़े क्या मतलब, है ना। तो देखो करने से डाउट्स होंगे तो आपका भी क्लैरिटी बनेगी, और आगे के लिए आपके लिए बेनिफिट रहेगा, है ना। तो ये चीज करनी है खुद में, ठीक है। चलो अब ज्यादा टाइम ना लेके, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, बाय। थैंक यू सर। बाय।